वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 51। आस्था भूत बनी बस खड़ी थी। उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। विवेक ने आस्था की भाभी से कहा, चलिए माफी मांगिए मेरी वाइफ से। आस्था की भाभी ना चाहते हुए भी आस्था के पास आकर अपने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो आस्था। पर आस्था अभी भी वैसे ही खड़ी थी। विवेक ने आस्था का हाथ पकड़ा और बोला, चलो आस्था, अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। वो उसे वहां से लेकर चला गया। आस्था की भाभी दोनों के जाने के बाद एकदम से पागल जैसे हो गई और चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी शादी कर तुम्हारा सौदा मैं करूंगी। जब मुझे हर चीज के लिए तड़पना पड़ता है तो मैं कैसे तुम्हें हर चीज का लुत्फ उठाने दूंगी। तुम्हें वापस यही आना होगा। विवेक ने कार का दरवाजा खोला और आस्था को बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक आस्था को ही देख रहा था। वो समझ सकता था उसकी लाइफ सब कुछ बदल गई है। विवेक ने आस्था को पुकारा, तब जाकर आस्था ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। विवेक ने कार को लेकर होटल की ओर निकल गया। जब आस्था उसे देखी तो वो बोला, मुझे माफ कर दो आस्था, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो वो सब ना जाने तुम्हारे साथ क्या करते। जब वो लोग होटल पहुंचे तब विवेक उसे एक प्राइवेट रूम में ले गया। वहां उसने आस्था के लिए खाना मंगवाया पर आस्था मना कर दी। उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर विवेक के बहुत फोर्स करने पर उसने 2 बाइट खाया। विवेक बोला, आस्था, तुम पर मैं कोई तरह का दबाव नहीं दूंगा। ये शादी बस मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था। तुम इस शादी से आज़ाद हो, ये बात बस हम दोनों के बीच रहेगी। हम बस दोस्त की तरह ही रहेंगे। ये सब सुन आस्था का दिल जैसे और टूट गया। अभी अभी उसकी शादी हुई जिससे वो पहले दिन से प्यार करती थी, और वही इंसान बोल रहा है कि वो बस उसका दोस्त है, जबकि वो कितना प्यार करती है उससे कि भले उसकी शादी किसी भी परिस्थिति में हुई हो, पर उसने दिल से विवेक को अपना लिया। पर शायद विवेक के दिल में उसके लिए कभी कुछ नहीं हो सकता। वो चुप थी। उसने खुद को नॉर्मल किया और एक झूठी मुस्कान लाकर बोली, डोंट वरी, मैं बस तुम्हारी दोस्त ही रहूंगी। उससे ज्यादा हमारे बीच में और कुछ नहीं होगा, ना मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करूंगा। विवेक की आस्था की बात सुन कुछ अच्छा नहीं लगा, पर वो भी तो यही चाहता है कि वो बस दोस्त बनकर रहे। विवेक बोला, ठीक है। उसने आस्था के लिए नॉर्मल कपड़े मंगवाए और बोला, इसे चेंज कर लो, फिर हम चलते हैं। आस्था बाथरूम जाकर अपने कपड़े चेंज की और बाथरूम में जो आईना था उसमें अपनी मांग को देखने लगी जो विवेक ने उसे लगाया था। वो उस सिंदूर को नहीं हटाना चाहती थी। उसने उस सिंदूर को अपने हाथों से छुड़ाकर अपने बालों के अंदर लगा ली, जिससे वो सिंदूर दिखे ना। अपने मंगल सूत्र को उतारकर अपने बैग में रख बोली, इसे मैं अपने कड़े में फिट करवा लूंगी। वो बोली, भले तुम मुझसे कभी प्यार ना करो, पर मैं इस शादी को निभाऊंगी जो आज तुमने मेरे लिए किया है। वो बहुत बड़ा एहसान था। तुम जो मेरी केयर करते हो, भले वो दोस्ती के नाते करते हो, तुम्हारे इस केयरिंग से मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ, चाहे तुम कभी मुझसे प्यार करो या नहीं। आस्था बाथरूम से बाहर निकली। विवेक जो बेड पर बैठा अपना फोन चला रहा था, उसने मुड़कर आस्था को देखा जो सफेद जीन्स और ब्लैक टॉप में खड़ी थी। विवेक ने आस्था की मांग देखी जो सुनी थी, गला जिसमें कुछ देर पहले उसने मंगल सूत्र पहनाया था, अब वो उसके गले में नहीं था। पता नहीं क्यों उसे बुरा लगा, क्योंकि जब से उसने अपनी भाभी को देखा था, शादी के बाद से वो कभी अपना सिंदूर और मंगल सूत्र नहीं उतारी थी।
वो बोलती थी जब तक ये सिंदूर मेरे मांग में है तब तक तुम्हारे भैया मेरे साथ हमेशा है। पर उसने जब आस्था को देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। पर ये करने को भी उसी ने कहा था। जब इस शादी का कोई मतलब नहीं तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र का कोई मतलब नहीं है। वो खड़ा हुआ और आस्था को बोला चलो चलते हैं। तो आस्था भी उसके साथ चली गई। घर पर मीत और राज कमरे में थे। राज मीत का प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था और मीत राज के पास बैठकर उसे देख रही थी। मीत के इस तरह घूरने से राज बोला तुम क्यों मुझे घूर रही हो? तो मीत बोली बस ये वही, अब क्या तुम्हें देखने के लिए भी मेनू टैक्स देना होगा? राज बोला ठीक है, एक काम करता हूँ मैं भी तुम्हें देखता हूँ, तुम अपना प्रोजेक्ट खुद कर लेना। मीत जल्दी से बोली नहीं तुम जल्दी से लिखो, एक काम करती हूँ मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओगे। मीत जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। राज उसे इस तरह भागता देख मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में सब हाल में आ गए थे। राध्या बोली अभी तक आस्था और विवेक आए नहीं। राध्या के इतना बोलने से दरवाज की घंटी बजी। मयूरी बोली लो लगता है आ गए, हम अभी दरवाजा खोलते हैं। उसके बाद वो दरवाजा जाकर खोली तो सामने आस्था और विवेक खड़े थे। मयूरी दोनों को देख बोली तुम दोनों 100 साल जियोगे, अभी अभी हम सब तुम्हें ही याद कर रहे थे, आओ ना ना अंदर। एपिसोड 52। मयूरी बोली अब चलो अंदर आ जाओ। तब आस्था और विवेक दोनों अंदर आ गए। सान्वी बोली आस्था तुम घर क्यों गई थी? ये सवाल पूछते आस्था की हवाएं उड़ गई। वो भाई ने कुछ काम से बुलाया था, वो फ्लो में बोल गई। राध्या बोली अच्छा तुम सब चाय नाश्ता कर लो, मैं अभी बनाती हूँ। आस्था बोली मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो भी राध्या के पास उसकी हेल्प करने चली गई। कुछ देर में सब लोग नाश्ता कर राध्या ने सब लड़कों को जल्दी घर भेज दिया। वो इतनी जल्दी नहीं जाना चाहते थे, पर राध्या और बाकी सबने उनकी एक नहीं सुनी। उन सब के जाने के बाद आस्था ने एक आह भरते हुए बोली मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, तो कल मिलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ सारे लड़के बेमन से अपने अपने घर पहुँच गए। विवेक अपने बेड से बस पंखे को घूरे जा रहा था। उसके दोनों हाथ अपने सिर के नीचे थे। आज उसकी लाइफ में क्या हुआ वो यही सोच रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एलिना के सिवाय वो किसी और से भी शादी करेगा। पर अब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ आस्था की किस्मत जुड़ चुकी है। वो चाहकर भी आस्था को याद करने से नहीं रोक पा रहा था। ना जाने कब आस्था को याद करते हुए उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठा तैयार होकर नीचे आया तब विवेक की भाभी मंदिर में पूजा करके सबको आरती दे रही थी। विवेक सीढ़ियों से ही अपने भाई भाभी को देख रहा था, कैसे उसकी भाभी ने उसके भाई को अपने हाथों से टीका किया और उसके भाई ने उसकी भाभी की मांग में वो टीका भर दिया। जब शीना विवेक के पास आई तब जाकर विवेक होश में आया। शीना बोली अरे देवर जी कहाँ खोए हैं, लीजिए आरती। विवेक ने आरती ली और जल्दी से वहां से निकल गया। ये मुझे क्या होते जा रहा है? किसी को भी आस्था मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा ना? यही सब बड़बड़ाते हुए वो कॉलेज पहुँच गया। दूसरी ओर रुचि ने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था। आरुष, कबीर, तन्मय, विवेक, राज सब लोग क्लास में अपनी क्लास खत्म कर कैंटीन में आ गए। राध्या बाकी सब अभी भी क्लास में थे। वो सभी बैठकर वो लोग का वेट कर रहे थे, पर आज उन्हें झटका लगने वाला था। वो सभी बैठे थे कि मीत और आस्था सामने से आती हुई दिखी। उसके पीछे सान्वी कुछ किताब हाथ में लिए आ रही थी। वो तीनों आकर वहाँ लड़कों के पास बैठ गए। कबीर बोला मयूरी कहाँ है? राध्या भी नहीं है। आस्था बोली वो दोनों वॉशरूम गए हैं। वही पास बैठी रुचि उनकी बात सुन मुस्कुरा रही थी। वो अपने मन में बोली आज तुम्हें तुम्हारी राध्या नहीं मिलने वाली। कुछ देर में मयूरी आ गई।
राध्या को ना देख आरुष बोला, मयूरी राध्या कहाँ है? मयूरी आरुष को कैंटीन में देख शॉक थी। वो बोली, तुमने ही उसे पार्किंग में मिलने बुलाया था, तुम उसे कहीं ले जाने वाले थे ना? उसकी बात सुन सब शॉक थे। आरुष खड़ा होकर बोला, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मयूरी भी घबराते हुए बोली, पर एक लड़का आया, उसने कहा वो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है और तुमने राध्या को बुलाया था। सब लोग खड़े हुए। कबीर बोला, जल्दी से पार्किंग में चलते हैं, क्या पता राध्या अभी भी वही हो। सब लोग जल्दी से पार्किंग में गए, पर पार्किंग पूरी खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। वो सब लोग पूरी पार्किंग में राध्या को खोजने लगे, पर कहीं कोई नहीं दिखा। तन्मय को कुछ दूर पर राध्या का दुपट्टा गिरा हुआ मिला। आरुष ने तन्मय के हाथ से दुपट्टा ले लिया। मयूरी राध्या का दुपट्टा देख शौक में थी। आज से पहले राध्या ने कभी अपना दुपट्टा नहीं गिराया था। मयूरी के आंसू गिरने लगे। वो वहीं नीचे बैठकर रोने लगी और रोते हुए बोली, तुम कहाँ हो राधे, प्लीज लौट आओ, हम ताऊ जी को क्या जवाब देंगे? मयूरी को इस तरह रोता हुआ देखकर मीत, सानवी, आस्था के भी आंसू निकल रहे थे। कबीर नीचे बैठकर मयूरी को गले लगाकर बोला, हम लोग कुछ नहीं होने देंगे राध्या को। मयूरी ने कबीर को और कसके हक कर लिया और बोली, कबीर अगर राधे वापस नहीं आई तो ताऊजी खुद को नहीं संभाल पाएंगे और ताई जी उनकी तबीयत खराब है, हम क्या कहेंगे उन्हें कि हम राध्या का ध्यान नहीं रख पाए, हम कभी उनसे बात नहीं कर पाएंगे। कुछ करो, कहीं से भी राधे को हमारे पास लेकर आओ। वो ऐसी नहीं है, अपना दुपट्टा कभी ऐसे नहीं गिराती, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। मयूरी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आरुष भूत बनकर राध्या के दुपट्टे को घूर रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि राध्या उससे ये से कहीं गायब हो जाएगी। आरुष की आंखें हल्की नम थी। वो राध्या को बस अपने सामने सही सलामत देखना चाहता था। वो राध्या को खोना नहीं चाहता था। विवेक बोला, मैंने अपने आदमी को काम पर लगा चुका हूँ, पर एक बार हमें कॉलेज में देख लेना चाहिए। कबीर, हाँ, हमें एक बार कॉलेज में देख लेना चाहिए, उसके बाद किसी डिसीजन पर आना चाहिए। सब लोग कॉलेज की हर दिशा में फैल गए। किसी को नहीं पता कि राध्या कहाँ गई। जब पूरे कॉलेज में राध्या कहीं नहीं मिली, तब तन्मय, कबीर, आरुष, विवेक राज ने अपने आदमी को राध्या को पूरे शहर में खोजने को बोल दिया। वो सभी फ्लैट पर वापस आ गए। किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो सभी अपने अपने सोर्स लगाकर राध्या को ढूंढ रहे थे। आरुष ना तो बैठ रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था। काफी वक्त गुजर गया, पर राध्या का कहीं कुछ पता नहीं चला। आरुष खड़ा हुआ और बोला, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ राध्या को ढूंढने। मयूरी बोली, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुंबई जैसे बड़े शहर में राध्या को कहाँ खोजे। आरुष को उसके आदमी ने कॉल किया तो आरुष तुरंत बोला, कुछ पता चला कहाँ है राध्या? पर उस आदमी ने बोला, सर, हमने पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करे, कुछ 4 लोग थे, हम कार के नंबर से राध्या मैडम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आरुष ने फोन रखा। राध्या का फोन भी बंद आ रहा था, जिससे वो उसका नंबर भी ट्रेस नहीं कर पा रहे। सब लोग कार में परेशान बैठे थे। मयूरी अपना सिर सीट पर टिकाए बस राध्या के सलामत होने की दुआ मांग रही थी। उसी के साथ मीत, सानवी, आस्था भी बैठे हुए थे। सबको बस राध्या को देखने की तड़प थी। सबकी नज़र तब मयूरी के ऊपर गई जब उसका फ़ोन बजा। सबको लगा कि राध्या का कॉल है, पर फ़ोन उसके घर से आया था। मयूरी फ़ोन नहीं उठाना चाहती थी, पर सानवी उसे समझाते हुए बोली, मयूरी देखो, अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो सभी राध्या को कॉल करेंगे, इसलिए बात कर उन्हें समझाओ। मयूरी ने फ़ोन स्पीकर पर किया। सामने से राध्या के पिताजी रविंद्र की जी आवाज़ आई, बेटा मयूरी, आप कैसी है? मयूरी ने अपनी उदासी और खुद को रोने से रोकन हुए बोली, हम ठीक है ताऊजी, आप बताएं।
बेटा वो राधे हमारा फोन नहीं उठा रही तो सोचा तुम बात करा दो। मयूरी के कुछ ना बोलने से रविंद्र जी बोले, हेलो बेटा मयूरी, तुम हमारी आवाज सुन रही हो? मयूरी के आंसू रोकते हुए बोली, जी ताऊजी, वो हम राधा को उठा रहे थे पर वो बहुत गहरी नींद में थी इसलिए वो नहीं उठी। चलो कोई बात नहीं। तभी घनश्याम जी मयूरी के बाबूजी बोले, बेटा आपकी और राधे की जब छुट्टियां जो जाए तो कुछ दिन के लिए घर आ जाना। वो क्या है, कान्हा जी की बड़ी पूजा है और हर बार बड़ी पूजा की तैयारी राधे संभालती है, इसलिए आप दोनों आ जाना। आपकी माँ और हमें आप दोनों की बहुत याद आ रही है। कितने दिनों से आप दोनों को देखा नहीं तो थोड़ी फिक्र हो गई है। तभी रविंद्र जी बोले, और जब सुबह राधे उठे तो हमसे बात करवाएगा, हमें उन्हें थोड़ी डांट लगानी है। नीता जी को राधे की बहुत फिक्र हो रही है। सबकी बात सुन मयूरी खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी। तभी नीता जी परेशान होते हुए बोली, बेटा आप और राधे ठीक तो ही ना? पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि राधा किसी परेशानी में है। मयूरी कुछ नहीं बोल पा रही थी। आज वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। मयूरी के कुछ ना बोलने से नीता जी बोली, बेटा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मयूरी के आंसू बह रहे थे। आस्था ने मयूरी के हाथ से फोन लेकर बोली, आंटी जी प्रणाम, हम मयूरी और राधा की दोस्त हैं। वो राधा सो गई है और आप तो जानती है मयूरी कितनी आलसी है, इसलिए उसे अपना प्रोजेक्ट बनाना था तो वो फोन मुझे देकर चली गई। आप चिंता ना करें, दोनों बिल्कुल ठीक है। नीता जी खुश होकर बोली, जीती रहो बेटा, आप भी मयूरी और राधे के साथ हमारे गांव आना, आपको अच्छा लगेगा। आस्था ने कहा, जी बिल्कुल अच्छा आंटी, मैं आपसे फिर कभी बात करूंगी। नीता जी ने भी ठीक बोलकर फोन रख दिया। कबीर, आरुष, विवेक, राज, तन्मय अब और परेशान थे। एपिसोड 53। फोन रखने के बाद मयूरी खुद को और नहीं रोक पाई, उसके आंसू गिरने लगे। उसे देख सब इमोशनल हो गए थे। मीत उसे चुप कराते हुए बोली, मयूरी रोने से राधा नहीं मिलेगी, तुम शांत हो जाओ, हम राधा को बहुत जल्द खोज लेंगे। मयूरी रोते हुए बोली, सुबह से हम सब उसे खोज रहे हैं पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता। अगर तैजी जी को पता चला तो वो बहुत बीमार हो जाएंगी। मयूरी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर उसके आंसू निकल रहे थे। वो सोचते हुए बोली, पता है तुम्हें, एक बार जब हम राधे और गांव के बहुत बच्चे सब आम चुराने के लिए एक बाग में घुस गए पर वहां पर बाग का मालिक आ गया। सब बच्चे पेड़ से कूदकर भाग गए पर हम पेड़ से नहीं उतर पाए। राधे के पास पूरा मौका था भागने का पर वो हमें छोड़कर नहीं गई और बाग के मालिक ने हम दोनों को रात तक पकड़ कर रखा था जब तक घर वाले हमें लेने नहीं आए। और घर जाने के बाद भी सारी गलती हमारी थी। हम राधे को वहां जिद करके ले गए थे पर घर आकर उसने सारी गलती अपने ऊपर ले ली ताकि हमें मार ना पड़े। उस दिन राधा के हाथ में जो छड़ी से मार पड़ी थी वो आज भी हमारे दिल में है। कैसे उसे 2 दिन घर से बाहर नहीं जाने दिया गया था पर वो हमसे कभी गुस्सा नहीं हुई और आज जब हमें उसके साथ होना चाहिए तब हम उसका साथ नहीं दे पाए। पता नहीं कहाँ है, कैसी है, सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। इतना कुछ सुनने के बाद आरुष जी खुद को रोके हुए था। उसने कार रुकवा दी और कार से बाहर आ गया। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसके आंसू अपने आप निकल आए। ये पहली बार था जब आरुष के आंखों में आंसू देखे गए हो पर आरुष ने उन आंसू को छुपा लिया। आरुष को बाहर देखकर कबीर, राज, विवेक, तन्मय भी बाहर आ गए। आरुष को इतना कमजोर देखकर राज बोला, भाई हम सब है, तू परेशान मत हो, हम उसे जल्दी खोज निकालेंगे। और जिस किसी ने भी ये किया है वो सोच भी नहीं सकता है उसके साथ क्या होगा। तन्मय ने कहा। तभी कबीर का फोन बजा तो कबीर ने फोन उठा लिया।
सामने से आवाज आई, बॉस, राधा मैडम को मुंबई के बाहर नई मुंबई पनवेल में किसी जंगल में ले जाया गया है। हम वहीं जा रहे हैं। मैंने सभी लोग को पूरे जंगल में खोजने के लिए बोल दिया है। कबीर, ठीक है, हम लोग निकलते हैं। इतना बोल कबीर ने फोन रख दिया। कबीर ने सारी बात बता दी। सब लोग जल्दी से कार को उस सुनसान सड़क से दौड़ा दी। कार में खामोशी थी। सब बस राधा को सलामत देखना चाहते थे। पनवेल के जंगलों म के अंदर गहराई में एक गुफा जो बाहर से पेड़ पत्ती के बीच छुपा हुआ था। गुफा के अंदर एक लड़की को कुर्सी से बांध हुआ रखा था। वो लड़की राधा थी। राधा के माथे से खून निकल रहा था, जो शायद उसे किडनैप करते हुए उसके सिर पर मारा गया था। राधा को पहले भी एक बार होश आया था, पर उन लोगों ने उसे काफी चोट पहुंचाई थी, जिससे राधा बेहोश हो गई थी। उन सब को ऑर्डर मिला था कि जब जब राधा होश में आए उसे बिजली के झटके और उसे मारने की कहा है, जब तक उसकी जान ना चली जाए। इसलिए राधा के गालों पर उंगली के बारे निशान थे। राधा की हालत बिल्कुल खराब थी, पर उसकी आवाज अब तक ना के बराबर हो चुकी थी। लगभग रात के 2 बजे राधा को होश आया। उसने उधर उधर देखा तो सब सो रहे थे, पर उसे जंजीर से बांधा गया था, जिससे उसका छूटना मुमकिन नहीं था। वो इधर उधर हिल रही थी जिससे जो लोग सो रहे थे वो जाग गए। उनमें से एक बोला, ये तो उठ गई। उनमें से एक आदमी राधा के पास गया। राधा काफी डरी हुई थी। वो रोते हुए बोली, कौन है आप लोग? आपसे हमारी क्या दुश्मनी है? हमें जाने दे। वो सभी आदमी हंसने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, हमारी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जिसकी दुश्मनी है उसने तुझे तड़पा कर मारने को बोला है। उनमें से एक आदमी ने राधा के गालों को खींच कर बोला, और तुझे तड़पा कर मारने से हमें मोटी रकम मिलेगी। राधा बस रोए जा रही थी, जिससे वो आदमी इरिटेट होते हुए एक थप्पड़ मारा। उस आदमी की उंगली राधा के गालों पर छप गई। उनमें से एक आदमी के ऊपर गोली चली, जिससे वो आदमी वहीं मर गया। उस आदमी को मरा देख बाकी सब लोग डर गए। वो लोग जैसे अपना बंदूक उठाने जाते, उससे पहले उस गुफा में लगभग 50 से ज्यादा आदमी काले सूट में अंदर आकर उन्हें घेर लिए। वो आदमी वहीं पर खड़े रह गए। वो सभी लोग गोली के निशाने पर थे। जब वो लोग बाहर की ओर देखे तो कुछ लड़के लड़की अंदर आ रहे थे। राधा की हालत देख जैसे आरुष को खून उबल गया था, तो वही सानवी, मयूरी, आस्था, मीत तुरंत राधा के पास गई। वो लोग राधा को खोलने लगे, पर उसे जंजीर से बांधा गया था। मीत बोली, इसमें ताला लगा हुआ है। आरुष ने एक तीखी नज़र उन आदमी पर डाली तो उसमें से एक आदमी ने अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर वही जमीन पर रख दी। मीत ने जल्दी से चाबी से राधा को खोल दिया। विवेक बोला, इन सभी को ले जाओ और इन्हें पुलिस के हवाले मत करना, अभी इन लोग से हिसाब जो चुकता करना है। वो सभी आदमी तुरंत उन गुंडों को पकड़ वहां से लेकर चले गए। राधा को देख मयूरी उसे गले लगाकर रोने लगी। तुम्हें कितना खोजा और तुम यहाँ थी, हम कितना डर गए थे। मीत, हम भी। उसने भी राधा मयूरी की गले लगा लिया। उसे देख सानवी, आस्था भी जल्दी से उनके गले लग गई। तो वही विवेक, राज, कबीर, तन्मय, आरुष खुद को इग्नोर होता महसूस कर रहे थे। भलाई का कोई जमाना नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें भी शामिल करे, राज ने कहा। विवेक, तो जा क्यों खड़ा है? राज ने विवेक को घूरा तो विवेक ने उसे इग्नोर कर दिया। जब वो सभी राधा से अलग हुए तो राधा ने आरुष को देखा, जो थोड़ा दूर खड़ा राधा को रिलैक्स होकर देख रहा था। राधा जो अब तक शांत थी, आरुष को देख उसके आंसू निकल गए। वो जैसे आरुष की ओर बढ़ी तो उसके पैर लड़खड़ा गए। वो जब तक गिरती, सानवी ने उसे पकड़ लिया। आरुष जल्दी से राधा के पास आया और उसके गालों पर हाथ रख प्यार से बोला, तुम ठीक हो? उसके इतना ही बोलते राधा बेहोश हो गई, जिससे आरुष ने उसे तुरंत थाम लिया।
आरुष ने राध्या को गोद में उठा लिया। सब लोग घबरा गए थे। आरुष बोला जल्दी से हॉस्पिटल चलो। वो सभी वहां से निकल गए। कुछ देर में सब लोग हॉस्पिटल में थे। अंदर राध्या बेड पर थी। जब डॉक्टर बाहर आया तो सबने डॉक्टर को घेर लिया और सब एक साथ बोलने लगे जिससे डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला देखिए कोई एक बोलिए। तब आरुष बोला कैसे है राध्या? देखिए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और चोट के निशान भी है, तो इसलिए आज वो यही रहेंगी। आप में से कोई एक यहाँ उनके साथ रुक सकता है। डॉक्टर बोलकर चला गया। आरुष ने सबको घर भेज दिया और खुद वहाँ रुका। वो राध्या के वो वार्ड में गया। वो एक प्राइवेट रूम था जो काफी बड़ा और लग्जूरियस था। आरुष अंदर गया। तब राध्या आराम से सो रही थी। रात के 4 बज रहे थे। वो आकर राध्या के पास बैठ गया। राध्या का हाथ पकड़ बोला तुमने मेरी जान निकाल दी। इन कुछ घंटों में हर वक्त ये डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा। अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। आरुष बस एक टक राध्या के चेहरे को ही देख रहा था। और कभी खिड़की से चांद को कौन ज्यादा सुंदर है, तुम जो हर वक्त मेरे ऊपर रोशनी की तरह रहती हो, या वो जो पूरी दुनिया को दूर से रोशनी देता है। तभी आवाज आई इसमें तुम इतना सोच क्यों रहे हो? क्या हम खूबसूरत नहीं है? आरुष ने राध्या को देखा जो एक आंख खोलकर आरुष को देख रही थी। आरुष को देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ये हरकत देख आरुष बोला नाटक बंद करो, समझी? राध्या अपनी आंखें बंद कर बोली हम सो गए हैं। आरुष अच्छा, तो मैं अपने पास वाली लड़की के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोला वो राध्या के कपड़े के पास आकर उसकी एक बटन खोल दी, जिससे राध्या ने तुरंत अपना हाथ अपने सीने पर रख बोली ये क्या कर रहे हो? वही जो एक लड़का एक अकेली लड़की के साथ करता है। राध्या हकलाते हुए बोली देखो, अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हम शोर मचा देंगे। आरुष राध्या की ओर झुकते हुए बोला ठीक है, मचाओ शोर, मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। ये बोलते हुए आरुष राध्या के और पास आया। डर से राध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख आरुष मुस्कुरा दिया और राध्या के सर पर किस करके वो हट गया। उसने राध्या की बटन बंद की। राध्या अपनी आंख खोल चुकी थी। राध्या आरुष से घिरे से बोली आरुष हमें भूख लगी है। आरुष खड़ा हुआ और बोला तुम रुको, मैं कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ। कुछ देर में आरुष राध्या के लिए हेल्दी सूप और कुछ चिप्स और जूस ले आया। आरुष ने सबसे पहले सूप को एक बाउल में निकाला, पर राध्या तो बस चिप्स को देख रही थी। आरुष जब राध्या के पास सूप लेकर आया तब राध्या आरुष को क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगी और चिप्स की ओर इशारा करने लगी। पर आरुष ने राध्या की बात नहीं सुनी और आकर बैठ गया और बोला वो मेरे लिए है, चुपचाप इसे पियो। वो चिप्स मेरे लिए है। ये सुन राध्या अपना मुंह लटका ली। उसे देख आरुष अपने मन में मुस्कुरा दिया, पर अपने चेहरे पर वही एक्सप्रेशन कर बोला अब सूप खत्म करो जल्दी, वरना और 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। हॉस्पिटल में रुकने की बात सुन राध्या बोली नहीं, हम पीते हैं ना, तुम इस तरह हमें धमकी क्यों दे रहे हो? आरुष उसे आराम से सूप पिला दिया। वो अपने लिए चिप्स फाड़कर खाने लगा। राध्या मुंह बनाकर उसे देखने लगी और बोली खड़ूस, ऐसा नहीं कि एक बाइट खिला दें, एक बाइट में कौन सा हम बीमार हो जाएंगे। वो धीरे से मुंह फुलाकर देख बोल रही थी। आरुष उसकी बातें सुन रहा था। उसने थैली से 4-5 चिप्स के पैकेट निकालकर राध्या के पास रख दिया और जूस भी। राध्या देखकर खुश हो गई और बोली ये सब हमारे लिए है। नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं खा लूंगा। राध्या ने बच्चों की तरह सारे चिप्स अपने पास छुपा दिया और एक चिप्स और जूस खाने लगी। देखते देखते राध्या ने सारे चिप्स खा लिया। आरुष ने उसे रोका पर वो नहीं सुनी। कुछ देर में वो सब कुछ खत्म कर दी।
और अपनी बाहें आरुष के सामने फैलाकर बोली, हमें वॉशरूम जाना है। आरुष उसे घूरते हुए बोला, पर तुम चल सकती हो। पर राध्या बोली, पर अभी हमें चलने का मन नहीं है। आरुष ने राध्या को गोद में उठा लिया और वॉशरूम के अंदर छोड़कर बाहर आ गया। कुछ देर में राध्या बाहर आई तो आरुष उसके पास आया तो राध्या ने अपनी बाहें फिर फैला दी। आरुष उसे उठाकर लाकर बेड पर लिटा दिया, उसे अच्छे से कंबल से कवर कर दिया। राध्या थोड़ा खिसक गई और अपने पिलो को थोड़ा सरका दी और बोली, आरुष तुम भी सो जाओ। आरुष भी आकर राध्या के पास लेट गया। वो सुबह से काफी थक गया था। उसने राध्या को अपनी बाहों में ले लिया। राध्या कंबल से आरुष को भी ढक दिया। अपने हाथों को आरुष के सीने पर रख अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में वो दोनों सो गए। एपिसोड 54। सभी लोग घर आ चुके थे। आज सब बहुत थक गए थे। सुबह से वो सब खाए पिए बिना बस राध्या को खोज रहे थे। वो सभी घर पहुँचे तो तन्मय ने बाहर से सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। कुछ देर में खाना भी आ गया। आस्था ने पैकेट लिया और उसे टेबल पर सर्व करने लगी। वही मीत सानवी मयूरी फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में सब ने खाना खा लिया। सानवी, वो बहुत लेट हो गया है, इसलिए तुम सब यहीं रुक जाओ। उसकी बात सुन तन्मय कबीर राज खुश थे। उन्हें तो बस रुकने का बहाना चाहिए था। विवेक आस्था को देख रहा था, जो सारे बर्तन टेबल से उठाकर धोने के लिए रख रही थी। विवेक के दिल में आस्था घर कर रही थी। कैसे उसने राध्या के मॉम को समझाया। आस्था सभी कामों में निपुण थी। लोग से कैसे बात करनी है, उन्हें मनाना आस्था सब अच्छे से हैंडल करती थी। पर ये बात भी सच था कि इन सब के बाद वो अपने पास रहने वाले लोगों से बस प्यार चाहती थी। ना उसे कभी माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई भाभी, और ना उसका पति उससे प्यार करता है। वो चाहती थी विवेक सबके सामने उसे एक्सपेक्ट करे, पर वो उसकी अपनी मर्जी से। पर वो ये भी जानती थी कि विवेक बस उसे एक फ्रेंड के तौर पर देखता है। आस्था ने वो एक्सपेक्ट कर लिया था, पर अब बारी थी सोने की, कौन कहाँ सोएगा। मीत बोली, मैं सानवी आस्था मयूरी एक कमरे में सो जाएंगे और तुम चारों वो दोनों रूम यूज कर सकते हो। मीत की बात सुन सबका चेहरा उतर गया। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो। राज ने मीत का हाथ पकड़ा और उसे रूम में लेकर चला गया। तब तन्मय भी सानवी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। कबीर मयूरी भी तीसरे कमरे में चले गए। विवेक बस वहाँ खड़ा उन सबको देखने लगा। आस्था अभी भी किचन में काम कर रही थी। वो सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में आस्था वहाँ आ गई तो उसने विवेक को सोफे पर लेटे हुए देखा। हालांकि उस पे विवेक आराम से कंफर्टेबल है ये कहना मुश्किल है। आस्था गई और जल्दी से 2 कंबल ले आई। विवेक अभी जाग रहा था, वो ऊपर की ओर देख रहा था। वो तब होश में आया जब आस्था उसे कंबल उड़ा रही थी। वो आस्था को देखने लगा, पर आस्था उसे उड़ा कर दूसरे सोफे पर चली गई। वो लेटकर आंखें बंद कर ली। विवेक बहुत देर से आस्था को एकटक देख रहा था। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह हॉस्पिटल में राध्या की नींद खुली तो सूरज की रोशनी आरुष के ऊपर थी, जिससे आरुष का अच्छे से सो नहीं पा रहा था। राध्या उठी और जाकर खिड़की बंद कर दी। वो बाथरूम जाकर फ्रेश होकर वापस आकर बेड पर बैठ गई। वो आरुष को देख रही थी। कल की दौड़ भाग से आरुष बहुत थक गया। राध्या अपने हाथों से आरुष के सर को सहला रही थी, जिससे आरुष राध्या के पैरों पर अपना सिर रखकर अपने दोनों हाथों को राध्या के कमर पर कस दिया। वो पेट के बल सो रहा था। आरुष की हरकत देख राध्या मुस्कुरा दी। वो नीचे झुककर आरुष के सर पर किस कर दी। आरुष वैसे ही बोला, तुम गलत जगह किस कर रही हो। हाँ तो तुम हमें बता दो कहाँ किस करूँ। आरुष तुरंत उठकर राध्या के सामने बैठ गया। यहाँ पर आरुष ने अपने लिप्स पर इशारा किया तो राध्या शर्मा गई। वो जल्दी से कंबल को खींचकर उसमें अपना सिर छुपा लिया।
आरुष राध्या को शर्माता देख उससे कंबल खींच लिया और राध्या की ओर झुका। राध्या के होठों पर अपनी उंगली रख दिया और बोला, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, चलो मुझे गुड मॉर्निंग किस दो। पर राध्या ने अपना मुंह कंबल में छुपा लिया। आरुष ने राध्या से कंबल खींच लिया और राध्या के ऊपर झुक गया, जिससे राध्या अब बेड पर गिर गई। आरुष भी राध्या के ऊपर आ गया। राध्या ने जल्दी से आरुष किसकर खुद से दूर करने लगी, पर आरुष नहीं हटा। जब दरवाजे पर नोक हुआ तो जल्दी से राध्या ने आरुष को धक्का दिया, जिससे आरुष सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे उसे कमर पर चोट भी लगी। सीवी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। राध्या कुछ बोलती उससे पहले आरुष खड़ा हुआ। उसने राध्या को बिना देखे ही जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने विवेक राज, तन्मय, कबीर, आस्था, मीत, सानवी, मयूरी खड़े थे। आरुष ने उन सब को आने का रास्ता दिया। सब लोग अंदर आ गए। आस्था तुरंत आकर राध्या के गले लग गई। अच्छा, अब तुम ठीक हो? सबको कितना डरा दिया था। कबीर, कैसी हो तुम? राध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूँ। वो सब छोड़ो, पहले तुम ताऊ जी से बात करो, वरना आज हम दोनों को वृंदावन की टिकट कटानी पड़ेगी। मयूरी बोली और उसने फोन लगाकर राध्या को दे दिया। सामने से कॉल रिसीव हुआ तो मयूरी जल्दी से फोन स्पीकर पर कर दिया। सामने से मयूरी के बाबूजी की आवाज आई, प्रणाम काका, कैसे हैं आप? हम ठीक है बिटिया, आप बताओ कैसी हो? राध्या के बोलने से पहले मयूरी बोली, बाबूजी आप दोनों हाल चाल बाद में लेना, पहले फोन को राध्या के घर ले जाए, वरना ताई जी पूरा घर सर पर उठा लेंगी। सानवी के बाबूजी बोले, तुम कभी शांति से बात नहीं कर सकती, हर वक्त इतना बोलती हो। हम आपकी डांट बाद में सुनेंगे, पहले आप राध्या के घर जाए। तुमसे बात करना बेकार है। हाँ, फिर भी आप बाज नहीं आते। राध्या मयूरी के गालों को खींचते हुए बोली, अगर तुमने एक और बार कुछ बोला तो तुम्हें यहाँ से हम निकल देंगे। अब चुप रहो। मयूरी मुंह बनाकर चुप हो गई। अब तक राध्या की माँ की आवाज आई, हेलो राधे बेटा, कैसी हो तुम? नीताजी राध्या की फिक्र जताते हुए बोली। राध्या झूठ बोलते हुए बोली, हम ठीक माँ, आप कैसी? हम ठीक है, पहले ये बताओ कल तुम इतनी जल्दी कैसे सो गई थी? राध्या मयूरी एक दूसरे को देखते हुए, राध्या वो माँ, कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सो गए थे। क्या हुआ था? अगर तुम ठीक नहीं हो तो अभी तुम्हारे बाबूजी को तुम्हें लेने भेजते हैं। अरे अब हम ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाई से बोलकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे भिजवा देते हैं, और दवाई लेना, और कुछ भी हो तो मयूरी के साथ वापस घर आ जाना। राध्या इतनी देर से बस सुन रही थी। उसे पता है एक बार अगर नीताजी बोलती है तो वो जल्दी चुप नहीं होती, इसलिए वो चुप होकर उनकी बात सुन रही थी। मयूरी उन्हें चुप कराते हुए बोली, बस ताई जी, इस उम्र में आप इतना कैसे बोल लेती है? मयूरी के ये से बोलने से सब उसे घूर कर देखने लगे। राध्या ने अपना सिर पीट लिया। नीताजी उसे मयूरी को डांट लगाते हुए बोली, पागल, तुम कुछ बोलने से पहले कभो नहीं सोचती? हमें तो समझ नहीं आता तुम्हारे दिमाग से भूसा कैसे भरा है। नीताजी फिर चालू हो गई। राध्या उन्हें चुप कराते हुए बोली, बस माँ, हम आपसे बाद में बात करेंगे, जब बाबूजी घर पर होंगे तब, अभी फोन रखे। इतना बोल उसने फोन काट दिया। उसके बाद वो मयूरी को घूरते हुए बोली, तुमने तो कसम खाई है चुप ना रहने की, बस अब चुप हो जाओ, चलो। राध्या, तुम और आरुष कुछ खा लो। राध्या ने आरुष को देखा जो अभी भी शांति से बैठा था। राध्या आरुष की ओर देखते हुए बोली, हमें घर जाना है। पर आरुष बिना राध्या की ओर देखे डॉक्टर के पास चला गया। सबको समझने में देर नहीं लगी कि राध्या और आरुष के बीच खटपट हुई है, पर सब चुप रहे। कुछ देर में आरुष डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने राध्या को चेक किया और बोला, ये अब ठीक है, बस थोड़ा रेस्ट करेगी तो हाथ पैर की सूजन कम हो जाएगी। थोड़ी फॉर्मेलिटी के बाद राध्या को डिस्चार्ज मिल गया।
वो सब घर आ चुके थे। एपिसोड 55। सब लोग घर आ गए थे। इस बीच आरुष से राध्या से कोई बात नहीं की थी। राध्या को बेचैनी हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरुष उसे गुस्सा है। सब लोग राध्या को काउच पर बैठा दिए। मीत सबके लिए चाय बनाने चली गई। सब लोग राध्या से बात करने में लगे थे, पर आरुष ने एक बार भी राध्या को नहीं देखा। अब राध्या को भी गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की, पर आरुष उसे कब से इग्नोर कर रहा है। वो खड़ी हुई तो सब उसे ही देखने लगे। राध्या सबको बोलकर अपने रूम में चली गई। आरुष समझ गया था कि राध्या उससे गुस्सा हो गई है। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे राध्या को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। राज उसे टोकते हुए धीरे से बोला, ज्यादा हंस मत और जाकर उसे मना, वरना ये लड़कियां लड़कों को घुटनों पर लाकर ही मानती हैं। उसकी बात सुन आरुष इमेजिन करने लगा कि राध्या उससे घर का सारा काम करवा रही हैं, जिसे सोचकर आरुष तुरंत होश में आया और बोला, नहीं मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगा। उसकी ये से अचानक बोलने से सब उसे ही देखने लगे। आरुष सबके देखने से आरुष सबको समझाते हुए बोला, वो मॉम ने मुझे कुछ काम दिया था, इसलिए मुझे याद आ गया और मैं उन्हें मना करने लगा। वो जल्दी से खड़ा हुआ और राध्या के कमरे की ओर चला गया। दरवाजा खुला था, इसलिए आरुष ने थोड़ा सा अंदर झांक कर देखा तो राध्या बालकनी में जो झूला था उस पर बैठी थी। आरुष धीरे धीरे राध्या के पास गया और झूले पर बैठ गया। राध्या को पता चल गया था कि आरुष उसके पास बैठा है, पर उसने कुछ नहीं बोला। वो अभी भी आसमान को निहार रही थी। आरुष ने अपना हाथ राध्या के हाथों पर रखा तो राध्या ने आरुष के हाथों को झटक दिया और खड़ी होकर कमरे में आकर बैठ गई। आरुष भी राध्या के पास आ गया। राध्या जो बेड के किनारे बैठी थी, उसने राध्या को देखा और उसे बेड पर धक्का देकर लिटा दिया। जो राध्या अभी तक गुस्सा थी, अब वो कंफ्यूज हो गई। उसके बोलने से पहले ही आरुष राध्या के ऊपर झुक गया। उसका और राध्या की बॉडी को टच होने में ज्यादा दूरी नहीं थी। आरुष ने राध्या के होठ को अपने होठों में ले लिया। राध्या काफी डर गई। आरुष की ये किस वैसी ही थी जैसी उसने कॉलेज के पहले दिन उसे किस किया था, जिससे राध्या के होठों में बहुत दर्द हो रहा था। वो कई बार आरुष को हटाने की कोशिश की, पर आरुष राध्या को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने राध्या के निचले होठ को चूसते हुए उसे काट लिया, जिससे राध्या के हाथ बिस्तर पर कस गए। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। आरुष ने राध्या को छोड़ दिया। राध्या ने अपनी आंखें बंद रखी थी, पर उसके आंसू अभी भी गिर रहे थे। आरुष ने राध्या के होठों को देखा, जिससे अभी भी खून आ रहा था। वो जाकर ड्रोवर से मेडिकल किट ले आया। अब तक राध्या ने अपनी आंखें खोल दी थी। जैसे ही आरुष ने राध्या के होठों से खून साफ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, तो राध्या ने फिर से उसके हाथों को झटक दिया। आरुष ने एक कड़क आवाज में कहा, क्या तुम चाहती हो मैं फिर तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूं? आरुष के बोलने से राध्या डर गई। वो कभी भी आरुष का गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये दूसरी बार था जब आरुष ने उसे ये से ट्रीट किया था, वरना वो हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही ट्रीट करता था। इसलिए राध्या आरुष की इस वाली डार्क साइड से डरती थी। उसने कुछ नहीं बोला तो आरुष ने राध्या के होठों से खून साफ कर उस पर दवाई लगा दी। राध्या अभी भी सर नीचे कर बैठी थी। आरुष ने मेडिकल किट साइड में रखा और राध्या के चिक्स पर किस कर बोला, ये तुम्हारी सजा थी जो आज तुमने मुझे बेड से गिरा दिया। उसने राध्या के सर पर किस किया और बोला, सॉरी बेबी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करता, मैं तो बस किस करना चाहता था, पर तुम्हारे होठ इतने टेस्टी थे कि मुझे काटने का मन हुआ। उसके लिए सॉरी, आरुष ने अपने कान पकड़कर कहा, और इतनी देर से मैंने जो किया उसके लिए तुम मुझे जो सजा दोगी मैं करूँगी।
राध्या जो अभी तक आरुष को तिरछी निगाहों से देख रही थी, आरुष की बात सुन उसकी आंखें चमक गई। उसने अपना सिर नीचे किए हुए मासूमियत से बोली, सच में जो हम कहेंगे तुम उसे मानोगे? तो आरुष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो राध्या ने उसे ऑर्डर देते हुए बोली, आज हमारे लिए खाना तुम बनाओगे? उसकी बात सुन आरुष जैसे जम गया। वो राध्या को मनाते हुए बोला, राध्या या क्या कोई और सजा नहीं है? वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता, प्लीज बेबी मान जाओ। उसने अपना सिर राध्या के कंधों पर रख बोला, पर राध्या ने उसकी नहीं सुनी। आखिरी में हार मानकर वो बाहर आ गया। राध्या भी बाहर आ गई। राध्या उसे सीधे किचन में ले गई। बाकी सब आरुष को देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। राध्या ने आरुष को एप्रेन पहना दिया, जिसे देख सब हक्के बक्के थे। राध्या ने आरुष के पास अपनी बाहें फैला दी। आरुष भी समझ गया कि राध्या क्या कहना चाहती हैं। उसने राध्या को उठाकर किचन के रैक पर बैठा दिया। अब राध्या आरुष को सब बता रही थी। आरुष तो जैसे परेशान हो गया था। ये उसकी अपनी गलती थी जिसे वो भुगत रहा था। राध्या ने आरुष को सब्जी काटने को कहा तो आरुष कभी सब्जी देखता तो कभी चाकू तो कभी राध्या को। वो कंफ्यूज होकर राध्या को देख बोला, इस सब्जी को चाकू से काटना है या चाकू को सब्जी से काटना है? राध्या अपने सामने उस पागल को देख रही थी जो सब्जी और चाकू में कोई अंतर नहीं जानता था। राध्या ने उसे एक सरकास्टिक मुस्कान देकर बोली, तुम आज हमें चाकू की सब्जी खिलाओगे? राध्या की बात सुन कबीर राज, विवेक, मीत, आस्था, मयूरी हंसने लगे। जब आरुष ने उन्हें घूरा तो वो सब चुप होकर अपनी चाय पीने लगे। आरुष ने राध्या से पूछा, तो इन सब्जी को कितना बड़ा काटना है? राध्या को पता नहीं चल रहा था उसने किस बेवकूफ से प्यार किया है। राध्या ने आरुष से कहा, आधा दो जैसे काटो। तो आरुष जाकर मेजर टेप लाकर सब्जी को माप कर काटने लगा। मीत, आस्था, मयूरी की हंसी नहीं रुक रही थी। आस्था धीरे से बोली, ये से तो कल तक भी खाना नहीं बनने वाला है। उसने मीत के साथ हाई फाई किया। उसकी बातें सुन विवेक उसे घूरा तो आस्था ने अपना सिर नीचे कर लिया, जिसे देख विवेक हल्का सा मुस्कुरा दिया। तन्मय परेशान होते हुए बोला, पता नहीं आज क्या होगा। कबीर बोला, ज्यादा मत बोल वरना हमें भी खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ आरुष ने जैसे तैसे सब्जी को काटा तो वो कढ़ाई चढ़ाने वाला था कि राध्या बोली, पहले सब्जी को अच्छे से धो लो। आरुष पहले से ही बहुत परेशान था। उसके लिए ये काम अनन्या पांडे के स्ट्रगल से भी मुश्किल था। उसने जल्दी से सब्जी को धोया। वो जैस कढ़ाई उठाया वैसे ही राध्या ने फिर बोला, कढ़ाई नहीं कुकर, उसमें तुम खिचड़ी बनाओ। ये आज तुम्हें सरल काम दे रहे हैं। अगली बार हमारे साथ ऐसा कुछ किया तो पूरा खाना तुमसे बनवाएंगे। आरुष बेचारा मुंह बनाकर कुकर को चढ़ा दिया। राध्या बोली, अब चावल और दाल को लेकर उन्हें अच्छे से धो लो। आरुष ने चावल दाल धो दिया। राध्या ने उसे जैसे जैसे खिचड़ी बताई आरुष ने वैसे ही सब किया। कुछ देर में खिचड़ी भी बन गई। राध्या बोली, अब जाकर सबके लिए खिचड़ी को टेबल पर प्लेट रखकर परोसो। आरुष मुंह बनाकर बोला, ये काम मेरा नहीं है। आरुष खुराना ये काम नहीं करेगा। राध्या ने जब उसे घूरा तो वो खिसियाते हुए बोला, कभी कभी किसी को खिलाने से इंसान छोटा नहीं होता। इतना बोल जल्दी से उसने सबके लिए खाना परोसा। सब लोग खाने आ गए। भले वो खिचड़ी आरुष ने बनाई थी, पर ये उसकी लाइफ की पहली कुकिंग थी। वो थोड़ा नर्वस था। वो चाहता था सब उसे अच्छे से तारीफ करे। जब सबने खिचड़ी खाई तो आरुष सबको देख रहा था। सब एक साथ बोले, खिचड़ी बहुत अच्छी है। पर राध्या ने कुछ नहीं बोला। आरुष उसे एक टक देख रहा था कि राध्या अब उसकी तारीफ करेगी। जब राध्या ने पूरी खिचड़ी खत्म की तब वो आरुष की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, खाना अच्छा है। आरुष उसकी बात सुन जैसे मुरझा गया।
उसने इतनी मेहनत इसलिए कि बस इतना सुनने के लिए किया कि अच्छी है। वो उठा पर राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली खिचड़ी तो बहुत अच्छी है, पर हम तारीफ तब करेंगे जब तुम हमें बाहर आइसक्रीम खिलाओगे। आरुष मुस्कुरा दिया और हमें अपना सिर हिलाया और बोला पर बस एक ही आइसक्रीम मिलेगी। तो राधा ने भी हाँ बोला। वो दोनों बाहर चले गए। सानवी आस्था ने सब कुछ साफ कर दिया। सब लोग खुश थे, पर कोई था जो इनकी करीबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जिन आदमियों को राधा को किडनैप किया था, उन आदमियों को रूही ने मरवा दिया ताकि उनकी जुबान हमेशा बंद रहे। वो अब नया प्लान बनाने लगी थी। कुछ दिन ये से ही बीत गए। इन कुछ दिन में सब और नजदीक आ गए थे। विवेक के दिल में आस्था के लिए फीलिंग आ रहे थे, पर एलिन को वो अब तक भूल नहीं पाया था। एक नए बंदे की एंट्री होने वाली है। अब देखना ये है कि वो विलेन है या हीरो। क्या ये नया इंसान आस्था और विवेक को पास लाएगा या दूर? और कब तक आरुष राधा साथ रह पाएंगे? एक न एक दिन उन्हें अलग होना है। एपिसोड 56। सबकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम चालू होने वाली थी। सब तैयारी में लग गए थे। इस बीच सभी एक दूसरे से कम ही मिलते थे। सबने अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी कर ली थी। लगभग एक महीने की तैयारी के बाद एग्जाम चालू हुई और सबने अच्छे से एग्जाम दे दी। कुछ दिनों में सभी के नंबर भी आ गए थे। सानवी ने पूरी क्लास में टॉप किया था, जबकि राधा दूसरे नंबर पर थी। मीत आस्था मयूरी के एवरेज मार्क्स थे, पर सब खुश थे। लड़कों में आरुष ने टॉप किया था। तन्मय विवेक राज कबीर सभी के 85% अप थे। हर बार वो सब अपने रिजल्ट को लेकर किसी बार में या होटल में जाकर पार्टी करते थे, पर इस बार वो लोग गर्ल्स के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते थे, क्योंकि कल से छुट्टियां चालू हो रही थी। सब लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर उन सब को नहीं पता था कि गर्ल्स के घर जाकर उन्हें झटका लगने वाला है। वो सभी वहां के लिए निकल गए। जब वो सब वहां पहुंचे तो मयूरी ने दरवाजा खोला। सब लोग अंदर गए तो मीत, सानवी, मयूरी, राधा, आस्था सब पैकिंग कर रहे थे। ये देख वो सभी दंग रह गए। सब अपने अपने बैग पैक कर रहे थे। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि सबका समझ आ रहा है। सब अपने घर जा रहे हैं, पर आस्था तो मुंबई की है, तो ये कहाँ जा रही हैं? वो ये सब मन में सोच रहा था। आरुष, राज, कबीर, तन्मय, विवेक सब बहुत गुस्से में थे कि एक बार भी उन्हें नहीं बताया गया। राधा अंदर अपना सामान सब अच्छे से देख रही थी। आरुष भी राधा के पास आया। वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो? आरुष ने अपनी कोल्ड आवाज में बोला। राधा को उसकी आवाज से पता चल गया था कि वो गुस्से में है। वो आकर आरुष के गले लग गई। वो अपनी तरफ से आरुष को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आरुष ने राधा को हक नहीं किया, जिससे राधा समझ गई कि आरुष इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो अपना सिर ऊपर कर प्यार से बोली, आरुष हम क्या करते? माँ ने हमारी टिकट निकलवा दी और कहा कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। अब तुम बताओ हम क्या करते? राधा इतना बोल आरुष के गले लग गई, पर आरुष का बिल्कुल मन नहीं था कि राधा उससे दूर जाए। वो अब राधा के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। पर तुमने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं जाऊँ या नहीं, आरुष शिकायत करते हुए बोला। राधा आरुष का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दी और खुद भी आरुष के पास बैठ गई। अपना सर आरुष के कंधे पर रखकर बोली, हमें माफ कर दो आरुष, पर अभी हम बाबूजी की बात को भी नहीं टाल सकते। जितने जरूरी हमारे लिए बाबूजी है, उतने ही जरूरी तुम भी हो हमारे लिए। पर अभी वो वक्त नहीं है कि हम तुम्हारी बात मान सके, तो प्लीज हमें जाने दो, हम जल्दी आ जाएंगे। ये से ही राधा आरुष को बहुत देर तक मना रही थी। आखिरी में आरुष मान गया। मीत अपने कपड़े पैक कर रही थी, जब राज भड़कते हुए
बोला तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम घर जा रही हो? और क्या तुमने मेरी परमिशन ली? मीत जो इतनी देर से राज की बातें सुन रही थी, वो सोच रही थी राज को कैसे मनाए। हो रब जी आज मेनू बचा लो। राज जो खुद को इग्नोर होता देख और तेज बोला मीत मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मीत अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए राज की ओर मुड़ी और अपना मुंह गोल करके क्यूट बच्चे की तरह बोली राज मेनू की पता था कि अचानक मैं मेनू घर जाना होगा। अब बीजी ने मेनू ऑर्डर देते हुए बोली तू मेनू कल तक घर पर चाहिए, तो तुम बताओ इसमें मेरी क्या गलती? प्लीज मुझे बस 15 दिन के लिए ही जाना है। ये से गुस्सा मत हो। मीत की इतनी क्यूट और मीठी बात सुन राज ने अपने घुटने टेक दिए और बोला बस 15 दिन, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सानवी किसी ये से बच्चे की तरह खड़ी थी जैसे उसे कोई सजा मिलने वाली हो। तो वही तन्मय का गुस्सा बहुत हाई था। उसने सोचा था कि वो इन छुट्टियों में सानवी के साथ एक स्पेंड करेगा, पर सानवी अभी कुछ दिनों के लिए घर जा रही थी जिसे सोचकर ही तन्मय को गुस्सा आ रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? वो तंज कसते हुए बोला। सानवी नीचे मुंह कर खड़ी बस इतना ही बोली सॉरी। तन्मय ने सानवी का चेहरा ऊपर कर बोला मुझे देखकर बात करो। सानवी जानती थी तन्मय कभी कभी ही गुस्सा होता है, वो भी तब जब उसे जो चीज़ पसंद ना हो। वो मुझे मम्मी की याद आ रही थी। सानवी इतना बोलकर चुप हो गई। तो ये बात तुम मुझे बता सकती थी? तन्मय ने बिल्कुल सपाट जवाब दिया। वो सभी जा रहे थे तो मैं यहाँ कैसे रुकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ दिन के लिए घर जाऊँ और पापा ने भी कहा आ जाओ। तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत जरूरी थे और मैं मेरा क्या वजूद है तुम्हारी लाइफ में? सानवी खामोश थी। अपना जवाब ना पाकर वो वहां से जैसे जाने को हुआ। तो सानवी बोली तुम मेरा आज हो और आने वाला कल भी हो। तुम्हारे लिए अपनी पूरी लाइफ कर दूंगी हमेशा के लिए, पर उनका रिश्ता भी जरूरी है जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया। मैं उन्हें ना नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कभी अपने मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट नहीं किया और कभी कर भी नहीं सकती। सानवी इतना बोल शांत होकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तन्मय को अपने ही कहे शब्दों पर पछतावा हो रहा था। वो जाकर सानवी को पीछे से हक कर लिया। सॉरी जान, गलती हो गई, माफ कर दो। सानवी भी मुस्कुराकर तन्मय की ओर मुड़ी। तुम सॉरी मत कहो, इसमें मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। ओके फाइन, जल्दी आ जाना, मैं वेट नहीं कर सकता। सानवी मुस्कुराकर तन्मय के गले लग गई। तीसरा रूम जो आस्था का था, उसने अपने सारे कपड़े पैक कर लिया था। विवेक जो कब से आस्था के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी आस्था के रूम में आ गया। आस्था जो सारे सामान पैक कर सब कुछ सही कर रही थी। जब उसने किसी की आहट सुनी तो उस और मुड़ी तो दरवाजे के पास विवेक खड़ा था। आस्था ने विवेक को देख एक मुस्कान के साथ बोली तुम यहाँ कुछ चाहिए क्या तुम्हें? पर विवेक के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो थोड़ा रूड था। उसे नहीं पता था कि ये सब वो क्यों कर रहा था। वो तो एलिन को ही अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत मानता था। उसे लगता था प्यार सिर्फ एक बार ही होता है, पर उसे जो आस्था के लिए महसूस हो रहा था वो क्या था? बस दोस्ती। वो बोला तुम कहाँ जा रही हो और तुमने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। आस्था को समझ नहीं आया कि विवेक उससे इतना रूडली क्यों बात कर रहा है और परमिशन किससे परमिशन लूं? उसके भाई भाभी तो उसके अपने रहे नहीं थे। रही विवेक की बात तो उसने पहले ही साफ कह दिया था कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देंगे। तो परमिशन की बात कहाँ से आ गई? किस परमिशन लूं? विवेक, मेरी फैमिली में तो बस मेरे नाना नानी है जो इंदौर में है, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ कुछ दिन के लिए।
विवेक आस्था की बात सुन और गुस्से में आ गया और बोला, क्या तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए। विवेक को ये से गुस्से में बोलते देख आस्था को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, क्यों लूँ तुम्हारी परमिशन, तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो। क्या और कोई रिश्ता है हमारा? अगर है तो मुझे बताओ, क्योंकि ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जो अपने ही फ्रेंड को रोककर उससे परमिशन लेने को कहे। एपिसोड 57। क्यों लूँ तुम्हारी परमिशन, तुम हो कौन? बस एक अच्छे दोस्त। मेरे और भी फ्रेंड है, उन लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं उनकी परमिशन लूँ। आस्था गुस्से में बोले जा रही थी। बिना विवेक को देखे इस वक्त विवेक का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसने आस्था को खींचकर दीवार से सटा दिया और खुद उसके बहुत करीब आकर उसके गालों को कसके पकड़ लिया, जिससे आस्था को बहुत दर्द हो रहा था। अगले ही पल विवेक ने आस्था के होठों पर अपने होठ रख दिए और पेंशन के साथ आस्था को किस करने लगा। विवेक की अचानक हमले से आस्था शोक में थी। अब उसे अपने होठों पर दर्द हो रहा था, जैसे विवेक उसके होठों को चबा रहा हो। वो छूटने की बहुत कोशिश करी, पर विवेक आस्था के दोनों हाथों को ऊपर अपने एक हाथ से पकड़ लिया। ये सब वो बिना आस्था से अलग हुए कर रहा था। आस्था के आंसू गिरने लगे। इससे विवेक को और गुस्सा आ रहा था। उसने आस्था के हाथों को कसके पकड़ अपने होठों को आस्था के होठों और पेंशन में आ गया। दूसरे हाथ से वो आस्था के टॉप में एंटर हो गया। आस्था की तो जैसे सांसें ही रुक गई हो, वो हिल भी नहीं पा रही थी। अपने दूसरे हाथ से आस्था के टॉप में जाकर विवेक ने अपने अंगूठे से आस्था की नाभि को प्रेस किया, जिससे आस्था सिहर गई। अब उसके पास जरा भी ताकत नहीं बची थी। किसी भी लड़की की कमजोरी उसके शरीर के पाठ में होता है, और विवेक को ये बात पता थी। विवेक के एक मोमेंट से आस्था का पूरा शरीर थका हुआ महसूस हुआ, पर विवेक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने दांतों से आस्था के होठों पर काट लिया और झटके से आस्था को छोड़ दिया, जिससे आस्था दीवार के सहारे नीचे बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी। आस्था को इतना कमजोर देख विवेक आस्था के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और आराम से बेड पर सुला दिया। अब विवेक से वहां रुका नहीं गया, वो तुरंत बाहर चला गया। हॉल की बालकनी में जाकर वो सोचने लगा कैसे वो खुद को रोक नहीं पाया। अपने आप पर काबू ना रखने की वजह से उसने आस्था का क्या हाल कर दिया। विवेक को बहुत बुरा लग रहा था। वो वहां एक मिनट और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो वहां से अपने घर चला गया। आस्था अब तक नॉर्मल हो गई थी। वो उसी तरह बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। तुम बहुत बुरे हो, मैं प्यार करती हूँ तुमसे और तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगे ये मुझे नहीं पता था। आगे से मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। आस्था रोते हुए बोले जा रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर आई। अब तक शाम होने आ गई। सब लोग अपना सामान लेकर बाहर आए। आस्था चारों ओर देखी तो विवेक उसे कहीं नहीं दिखा। उसे थोड़ा बुरा लगा, पर उसने सोचा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी उसकी लाइफ में नहीं आऊंगी। कबीर राजतन में आरुष ने सारा सामान गाड़ी में रखा और स्टेशन की ओर निकल गए। सबसे पहले मीत ने अपनी ट्रेन पकड़ी, पर जैसे वो ट्रेन हॉर्न मारी राज के पसीने छूटने लगे। मीत को दूर जाता देख उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, पर जैसे ट्रेन आगे बढ़ी वैसे ही राज भी आगे बढ़ रहा था। कुछ देर में ट्रेन वहां से चली गई। अब बारी थी आस्था की। कुछ देर में वो भी चली गई। सानवी भी आगरा की ट्रेन पकड़ चली गई। मयूरी राध्या की भी ट्रेन आ गई। वो लोग भी ट्रेन में बैठ गए। आरुष खिड़की से राध्या का हाथ पकड़ा था। तुम अभी भी रुक सकती हो। आरुष किसी बच्चे की तरह राध्या को ना जाने के बहाने बना रहा था। यहाँ कबीर मयूरी को खाने के लिए बेफर देता हुआ बोला, अपना ध्यान रखना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बताना और थोड़ा सतर्क रहना। वो किसी पेरेंट्स की तरह मयूरी को समझा रहा था।
कुछ देर में गाड़ी ने हॉर्न दिया तो राध्या आरुष के गालों पर हाथ रख बोली, तुम चिंता मत करो, हम वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करेंगे, अपना ध्यान रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। गाड़ी वहां से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। कबीर, आरुष, तन्मय, राज सब लोग घर के लिए निकल गए। अगली सुबह सभी अपने अपने घर पहुंच गए थे। घर वाले बहुत खुश थे। मयूरी, राध्या के लिए उनके पसंद के पकवान बनाए गए थे। जब वो सभी अपने गली से जा रहे थे, सब उनका हाल चाल ले रहे थे। दोनों भी खुश थी। इतने दिन बाद वो सभी अपने उसी मोहल्ले में थे जहां वो कभी खेलकर बड़े हुए थे, जहां के लोग किसी नए या बारात को देखने के लिए अपने छतों से देखते थे। मोहल्ले की मिट्टी की सड़क जिसे आज भी लोग गाय के गोबर से लिपते थे, जहां बच्चे टायर को लकड़ी से डोड़ते थे, जहां घर घर सुबह कान्हा जी की आरती होती थी। मयूरी और राध्या घर पहुंच गई। राध्या अपने घर के उस गेट पर खड़ी हुई तो नीता जी अंदर से आरती की थाली लाई और राध्या को टिका कर एक लोटे पानी को राध्या के सर पर घुमाकर नजर उतारा और उस पानी को आंगन के तुलसी में डालाई। रविंद्र जी जैसे राध्या को गले लगाने गए, वैसे ही नीता जी उन्हें रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, पहले उसे स्नान करने दे। राधे, तुम जाकर पहले खुद को साफ करो, हमने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं। राध्या भी बात मानकर चली गई। तो वही मयूरी के घर में भी वैसे ही सब खुश थे कि उनकी बक बक मयूरी फिर से कुछ दिनों के लिए आ गई है। जया जी, मयूरी की माँ ने आज सब मयूरी के पसंद का बनाया था। मयूरी नहाकर एक सिंपल नीला घाघरा पहनकर जल्दी से आकर बोली, माँ जल्दी से खाना दो, हमें बहुत भूख लगी है। जया जी अपना सिर पीटते हुए बोली, हमें तो लगा था वो बम्बई में तुमको कान्हा जी कुछ दिमाग देंगे, पर तुम आज भी वैसे ही हो। मयूरी अपनी कमर बंद को लगाते हुए बोली, देखिए हम आपके ज्ञान बाद में सुनेंगे, अभी हमें बहुत भूख लगी, कल शाम से अभी तक हमने अच्छे से कुछ नहीं खाया। ठीक है, जाओ अपने लिए वो दरी बिछा कर बैठ जाओ। मयूरी ने बात मानकर अपने लिए छोटी सी दरी और टेबल लेकर बैठ गई। सानवी अपने घर पहुंची तो उसके पापा उसे लेने आए थे। सबने मिलकर खाना खाया। सानवी के मम्मी पापा ने सानवी के व्यवहार को नोटिस किया कि सानवी पहले से ज्यादा बोलने लगी है और अपनी बातें भी खुलकर बोलती है, जिसे देख वो सब खुश हुए। वो भी चाहते थे उनकी बेटी भी सब की तरह नॉर्मल हो, जो आज उन्हें देखने को मिल रहा था। मीत के गांव में आज उसका भाई बैंड बाजे वाले को लेकर खड़ा था और गांव के बहुत लोग भांगड़ा कर रहे थे। मीत सबको देख काफी खुश थी। वो भी कुछ देर वहां पर नाचने लगी, फिर घर गई और जाकर आंगन में जो खाट थी उस पर लेट गई। मीत की मम्मी ने उसे देखा तो बोली, पहले जाओ अच्छे से साफ करो, नहा लो, फिर अपने कमरे बीच आराम करना। मीत अलसाई लेते हुए बोली, मम्मी मेनू अभी आराम करना है, मैं बाद में नहा लूंगी। पर मीत की मां नहीं मानी। उन्होंने मीत को जबरदस्ती नहाने भेजा और खुद खाना बनाने छत पर चली गई। जब मीत नहाकर आई तो सीधा छत पर सूरज की रोशनी में बैठकर बोली, अब खाना दो। मीत की मां ने मीत को चूल्हे से गर्म और मोटी बाजरे की रोटी और सरसों का साग दिया। मीत ने खाने लगी। इंदौर में आस्था काफी दिनों बाद गई थी। आज उसके नाना नानी और मामा मामी खुश थे। आस्था के मामा मामी का एक बेटा भी था, जो आस्था से 1 साल छोटा था। सब खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि आस्था के साथ क्या हुआ है। आस्था ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया। आस्था उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया। सबको यही लगता था कि आस्था मुंबई में खुश हैं। अगर उन्हें पता चला कि आस्था के साथ क्या हुआ तो वो कभी भी आस्था को वहां नहीं जाने देंगे। इसलिए आस्था चुप थी। 1 हफ्ते बीत गए, पर इस बीच मीत, मयूरी, राध्या की बात आरुष, कबीर, राज से नहीं हो पाती क्योंकि उनके गांव में नेटवर्क नहीं था और जो था भी वो अच्छे से नहीं चलता था।
लेकिन सबने मिलकर एक बार वीडियो कॉल पर बात करने की सोची। राध्या और मयूरी ने मार्केट में जो साइबर कैफे की दुकान है वहां जाकर बात करने को सोची। मीत अपने गांव के बाहर जो कॉलेज है वहां से उसकी पहचान थी, इसलिए वो वहां जाने का सोची। विवेक सोच रहा था वो आस्था को कैसे फेस करेगा। वही आस्था का भी हाल कुछ वैसा ही था, पर वो किसी को जताना नहीं चाहते थे। तो वही तन्मय कबीर राज आरुष को वेट नहीं हो रहा था। वो जल्दी से मीत मयूरी सानवी राध्या को देखना चाहते थे। वो दिन भी आ गया जब वो सब एक साथ बात कर सकते हैं। मयूरी राध्या जल्दी से तैयार होकर मार्केट की ओर निकल गए। मीत भी कॉलेज चली गई। सानवी आस्था अपने कमरे में थे। सबने लैपटॉप ऑन किया और जल्दी से एक दूसरे को लाइन पर लिया, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मयूरी और राध्या की लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे परेशान होकर राध्या मयूरी को बोली हम अभी कंप्यूटर वाले भैया को बुलाते हैं। मयूरी ने भी हाँ बोला। यहाँ आरुष कबीर परेशान थे क्योंकि राध्या की तरफ से नेटवर्क इशू था। विवेक आस्था को देख जैसे उसे राहत मिली हो, पर आस्था ने विवेक से कोई बात करना ठीक नहीं समझा। तन्मय सानवी को देख रहा था, जो घर जाकर काफी अलग लग रही थी। वो अभी भी नाइट कपड़े में थी। सानवी और उसका भाई एक ही बेड शेयर करते थे, जो बेड पर अभी भी पूरा फेल कर सो रहा था। आस्था सानवी को देख बोली तुम अपने भाई के साथ रूम शेयर करती हो। सानवी बोली हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तो आस्था जवाब देकर बोली क्योंकि वो पीछे सो रहा है। वो बात कर रहे थे, तब तक मीत भी उन्हें ज्वाइन कर चुकी थी। राज जो अब तक मुंह लटकाए बैठा था, वो उसे देखते ही खुश हो गया। मीत भी राज को इतने दिन बाद देख खुश थी। मीत बोली राध्या और मयूरी कहाँ है? तब तक मयूरी भी उन्हें स्क्रीन पर दिखी, जिसे देख कबीर बोला मयूरी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मयूरी ने जब ध्यान दिया तो उसे सब दिखने लगे। वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली राधे यहाँ आओ, नेटवर्क आ गया। मयूरी का चिल्लाना सब सुन पा रहे थे। वो सभी हंसने लगे। कबीर मयूरी को देख रहा था, जो सलवार सूट में नहीं घाघरा चोली में थी, एक साइड दुपट्टा ली हुई थी। पर कबीर ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, उसे मयूरी को देखने का मन था। मयूरी की आवाज सुन राध्या भी भागते हुए आई। वो जब आ रही थी तो पीछे से वो सभी उसे देख रहे थे। राध्या ने सफेद कलर का घाघरा चोली पहना था, उस पे रेड दुपट्टा लिया था। राध्या का खुला पेट बहुत आकर्षक लग रहा था, उस पर सुनहरा कमर बंद जो चमक रहा था। आरुष जो राध्या को एक टक देख रहा था, अगर राध्या अभी उसके पास होती तो वो उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार करता। एपिसोड 58। राध्या सबको देख खुश थी। वो चेयर पर बैठ गई। आरुष ने थोड़ा सीरियस होकर बोला तुम कब आ रही हो? आरुष की बात सुन राध्या चुप थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, तुम सबको गए 1 हफ्ता हो गया है, राज ने भी बिल्कुल सपाट लहज में कहा। मयूरी ने हिचकिचाते हुए कहा वो माँ और बाबूजी जब परमिशन देंगे तभी हम आएंगे। मयूरी की बात सुन कबीर उसे आंख दिखाते हुए बोला क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अगर वो ना कहेंगे तो तुम नहीं आओगी। अगर तुम लोग अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद वहां आकर बात कर लेता हूँ। तन्मय बोला। राध्या जल्दी से बोली नहीं, हम लोग घर पर बात करते हैं, तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओह रियली? पहला तो तुम जिस जगह रहती हो वहां पर फोन ना आता है ना जाता है, और तुम कह रही हो परेशान ना हो। आरुष शिकायत करते हुए बोला। वो सभी बात कर रहे थे। सानवी बोली मैंने पापा से बात की पर वो बोले कुछ दिनों बाद भेजेंगे। तन्मय सानवी को घूरते हुए बोला कहीं तुम मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही ना? सानवी तुम हमेशा उटपटांग क्यों सोचते हो? आस्था जो कब से सुन रही थी, वो बोली हम सब आ जाएंगे।
पर कुछ दिन में इंदौर घूमने वाली हूँ, इसलिए मुझे लेट हो रहा है, तो जल्दी करो। राध्या बोली, हाँ हमें भी मार्केट घूमना है। अच्छा आस्था बताओ, हम तुम्हारे लिए वृंदावन से क्या लेकर आए? आस्था सोचते हुए बोली, वो वहाँ पर लहंगा चोली बहुत अच्छा मिलता है, तो मेरे लिए लेकर आना। मीत खुश होते हुए बोली, और मेनू भी चाहिए। उसके बदले में तुम सब के लिए पटियाला सूट लाऊंगी। और सानवी, तुम ना आगरा का पैठा लाना मत भूलना। मयूरी बोली कुछ याद करते हुए। आस्था भी बोली, और रेवड़ी भी, मुझे वो भी खाना है। मयूरी याद करते हुए बोली, मीत जब तुम आई थी तब तुम आंटी के हाथ का नींबू का अचार लाई थी, तो इस बार भी लेते आना। सब लड़कियां अपने में ही बिजी थी। लड़के खुद को इग्नोर होता देख दुखी थे। आरुष मन में बोला, एक बार मेरे पास आओ, सारे हिसाब चुकता करूंगा। ये से ही कुछ देर बात करने के बाद सब ने फोन रखा और अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते छुट्टियां खत्म हो गई। सब फिर मुंबई के लिए रवाना हो गए। यहाँ मुंबई में लड़कों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कबीर, राज, विवेक, तन्मय, आरुष ने सुबह आकर पूरा घर साफ करवा दिया। साथ में खाने के लिए बाहर से राध्या, मयूरी, आस्था, मीत, सानवी के लिए उनके पसंद का खाना बनवा दिया था। विवेक अपनी गलती पर शर्मिंदा था। वो आस्था से बात करना चाहता था, जो इतने दिन से नहीं हुई थी। सबकी ट्रेन सुबह 8 बजे की थी। आरुष और बाकी सब 1 घंटे पहले से ही जाकर खड़े थे। पहले राध्या, मयूरी की ट्रेन आई। राध्या जैसे ही ट्रेन से उतरी, आरुष उसके पास आया और उसे हक कर लिया। राध्या सदमे में थी, आसपास सब उन दोनों को ही देख रहे थे। राध्या के पीछे मयूरी भी उतरी। कबीर ने जल्दी से मयूरी के हाथ से सामान ले लिया और उसका हाथ पकड़ उसे लेकर चला गया। इधर राध्या आरुष से बोली, आरुष सब लोग हम दोनों को ही देख रहे हैं। आरुष, जो अभी भी राध्या को हक कर खड़ा था, वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आरुष हमें पड़ता है, अब हमें यहाँ से ले चलो। आरुष भी राध्या से अलग होकर चला गया। राध्या को कार में बैठा कर उसने कार स्टार्ट की। जितना खुश आरुष था, राध्या भी आरुष को देख खुश थी। आरुष, कार रोको। आरुष न समझी, मैं राध्या को देख रहा था। राध्या फिर से आराम से बोली, कार रोको। आरुष ने सड़क के किनारे कार रोकी, तब राध्या ने सारी खिड़की बंद कर दी। आरुष राध्या को देख रहा था। राध्या आकर आरुष की गोद में बैठ गई और आरुष के कमर पर अपने हाथ डाल दिए। अपना सिर आरुष के कंधे पर रखकर बोली, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। आरुष राध्या के एक एक मोमेंट देख शौक में था। क्या राध्या इन 1 महीने में उसके लिए इतना परेशान थी? आरुष ने राध्या की ठोड़ी को पकड़ अपने सामने किया, तो राध्या की आंखों में आंसू थे। आरुष ने प्यार से राध्या के आंसू को अपने होठ से अपने अंदर ले लिया। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? राध्या ने अपनी नजरें झुका ली। आरुष को अपना जवाब मिल चुका था। वो सीट को एडजस्ट कर राध्या को अपने ऊपर ले लिया। राध्या को देखते हुए उसने अपने होठ राध्या की गर्दन की ओर बढ़ा दिया। राध्या ने अपनी आंखें बंद की थी। राध्या की सुराही गर्दन बहुत आकर्षक लग रही थी। आरुष ने अपने होठ राध्या की गर्दन पर रख दिया, जिससे राध्या का पूरा शरीर सिहर गया। अपने दोनों हाथों से राध्या को अपने पास खींचकर राध्या का दुपट्टा अब नीचे गिरा हुआ था। आरुष का जैकेट भी दूसरे सीट पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। राध्या की सांसें लंबी लंबी चल रही थी। पूरे कार में दोनों की प्यार की मदहोशी छाई थी। बस राध्या आरुष की खुशबू थी। 1 महीने की इस दूरी में कई सालों का प्यार था, जैसे उन्हें बहुत साल हो गए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे। जब राध्या नॉर्मल हुई तब जाकर आरुष ने राध्या को पीने के लिए पानी दिया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल दिया। वहाँ कबीर और मयूरी भी घर पहुँच गए थे। कबीर ने मयूरी के लिए खाने में बहुत चीज मंगाई थी। उसे पता था कि मयूरी को बहुत जल्दी भूख लगती है। मयूरी इतना कुछ देख बहुत खुश थी। एपिसोड 59।
मयूरी इतना सारा खाना देख खुश हो गई। वो कबीर को देखी जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। मयूरी खुश होते हुए बोली, ये सब तुम हमारे लिए लाए हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे ज्यादा खाना पसंद है। कबीर मयूरी को छेड़ते हुए बोला। मयूरी जो मुस्कुरा रही थी, उसने घूरते हुए बोला, हमें नहीं खाना, तुम ले जाओ इसे। वो कमरे में जाने लगी तो कबीर भी उसके पीछे जाने लगा और बोला, बेबी मैं मजाक कर रहा था, ये सब तुम्हारे लिए है। पर मयूरी ने कबीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो कमरे में पहुंची तो कबीर ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। पर मयूरी अभी भी किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाए हुए थी। कबीर मयूरी के गालों पर किस करते हुए बोला, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, फाइनली तुम मेरे पास आ गई। मयूरी शांति से सुन रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इन 1 महीने में उसने भी कबीर को बहुत मिस किया। कबीर बोला, अब चलो खा लो, मैं मजाक कर रहा था। मयूरी भी कबीर के गले लग गई और बोली, हमने भी बहुत याद किया तुम्हें, पर क्या करते, हमारे वहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए तुमसे बात भी नहीं होती थी। मैं जानता हूँ तुम थक गई होगी, चलो कुछ खा लो। नहीं, बाकी सब आ जाएंगे फिर हम खा लेंगे। तो ठीक है, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। मयूरी भी हाँ बोलकर चली गई। स्टेशन पर आस्था की ट्रेन आ चुकी थी। विवेक ने जब आस्था को देखा तो उसके दिल को जैसे राहत मिली। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने आस्था को फोर्सली किस किया था। पर विवेक उस किस में जैसे खो गया था। वो जानता था कि उसने गलत किया, पर आस्था के इतना बोलने की वो उसका कुछ नहीं है जिसे कि वो परमिशन ले। इस बात से विवेक को बहुत गुस्सा आया था। यही सोचते हुए वो आस्था के पास पहुंच गया। आस्था ने भी विवेक को देख लिया था, पर उसने विवेक को इग्नोर कर दिया। वो आगे बढ़ी तो विवेक ने आस्था का हाथ पकड़ लिया। आस्था ने विवेक को देखा तो विवेक को याद आया कि उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया है। उसने आस्था का हाथ छोड़ उसके हाथ से बैग लेकर बोला, मेरे साथ चलो। विवेक आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आस्था अभी भी वही खड़ी है। उसने आस्था को देखा तो आस्था ने धीरे से कहा, विवेक रहने दो, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवेक अपनी भौएं चढ़ाकर बोला, आस्था चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ फिर से कुछ करने पर मजबूर मत करो। विवेक की आवाज बहुत कड़क थी, जिससे आस्था भी डर गई। विवेक आगे चलने लगा। आस्था मन में विवेक को कोस रही थी, अकदू बस अपनी ही चलाना जानता है। आस्था भी विवेक के पीछे जाने लगी। विवेक जाकर आस्था का सामान कार में रख दिया और आस्था के लिए अपने बगल वाली सीट का दरवाजा खोला। आस्था शांति से बैठ गई। विवेक भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार मुंबई के सड़कों पर चलने लगी। आस्था बस खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने विवेक पर ध्यान नहीं दिया। विवेक काफी देर से आस्था को देख रहा था, पर आस्था कुछ नहीं बोली। वो दोनों घर पहुंच गए। आस्था कार से उतर बिना विवेक को देखे चली गई। विवेक को आस्था का इग्नोर करना खल रहा था। मैं क्यों इतना आस्था के बारे में सोच रहा हूँ? उसे अपने तरह से रहना है, रहे, मैं उसमें दखल नहीं देने वाला। विवेक का दिल और दिमाग कुछ और ही बोल रहा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। ये लड़की एक दिन मुझे पागल ही कर देगी। इतना बोल वो भी आस्था का सामान लेकर अंदर चला गया। वहाँ सानवी और मीत भी आ चुके थे। राज और तन्मय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग घर आ चुके थे। यहाँ सारी गर्ल्स एक दूसरे से इतने दिन बाद मिलकर बहुत खुश थी। अब वो सभी फ्रेशर नहीं, अब वो सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हो गई है। सब लोग खाना खाए। तन्मय कुछ देर सानवी के साथ रहना चाहता था, तो वही राज भी मीत को बाहर लेकर गया था। राज मीत को लेकर जा रहा था। उस सुनसान सड़क पर एका दुका गाड़ियां ही चल रही थी।
राज ने एक किनारे गाड़ी रोकी। मीत उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ यहाँ, क्यों कार रोकी? राज ने मीत की सीट को पीछे कर दिया जिससे मीत लेट गई थी। वो शोक में थी। मीत के कुछ बोलने से पहले राज ने कार स्टार्ट कर मरीन पर ले गया। दूर तक दिखता समुद्र और बड़ी बड़ी बिल्डिंग की लाइट मरीन पर चार चांद लगा रहे थे। राज ने कार के ऊपर का बोनट खोल दिया। मीत जो अब तक लेटी हुई थी, उसने आसमान में देखा तो सितारे और मुंबई की जगमगाती रोशनी समुद्र में खूबसूरती लगा रही थी। वो उठी तो राज ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अपना सिर मीत के कंधे पर रख मासूमियत से बोला, तुम नहीं थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सब सुना सुना हो। मुझे कोई डांटने वाला भी नहीं था। तुम्हारी आवाज जैसे कानों में गूंजती रहती हो। मीत भी राज की बातें शांति से सुन रही थी। इतने दिन में वो भी राज के बिना अकेली हो गई थी। उसे कुछ याद आया तो उसने राज को खुद से अलग किया। राज उसे देखने लगा। मीत ने एक लॉकेट निकाला और उसे राज को पहनाते हुए बोली, ये लॉकेट नहीं है, ये मैंने बाबा जी के द्वारे से लाया है। इसे पहनोगे तो वाहेगुरु हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। मीत लॉकेट पहनाकर अलग हुई तो राज लॉकेट को देख रहा था जिस पर वाहेगुरु के निशान थे। अब राज इस लॉकेट को मरते दम तक खुद से अलग नहीं करने वाला था। पहली बार मीत ने उसे कुछ पहनाया था। वो मीत को गले लगा लिया। कितने दिन हो गए थे उसे और मीत को एक साथ वक्त गुजारे। मीत ने भी राज को नहीं रोका पर राज भी अपनी लिमिट जानता था। दोनों कार में वापस आ गए। राज ने कार के बोनट को बंद कर दिया। राज ने अपनी वाइट शर्ट निकाल दी। मीत का दुपट्टा भी पीछे वाली सीट पर पड़ा था। राज मीत को किस करने लगा। अपने दोनों हाथों को मीत के बैक पर ले जाकर डोरी खोल दी। काफी देर तक किस करते हुए मीत की सांसें उखड़ने लगी। उसने अपना मुंह हल्का सा खोल दिया जिससे राज ने अपने टंग को मीत के जुबान के अंदर डाल दिया। अपनी जीभ को मीत की जीभ से मिलाकर चूसने लगा। अब मीत सांस लेना चाहती थी। तब जाकर राज ने उसे छोड़ा। जब दोनों नॉर्मल हुए तो राज ने अपनी शर्ट पहनी। मीत ने भी खुद को ठीक किया। वो दोनों घर वापस आ गए। यहाँ पर सानवी, तन्मय, कबीर, मयूरी, आस्था, विवेक, राध्या, आरुष बैठे हुए थे। राध्या ने आरुष को कुर्ता देते हुए कहा, वो हम मार्केट गए थे तो इस तुम्हारे लिए पसंद किया। हमें पता है तुम लाखों के कपड़े पहनते हो पर जब तुम हमारे माँ बाबूजी से हमारा रिश्ता मांगने आना तो यही कुर्ता पहन कर आना। मयूरी भी कबीर के लिए एक ब्रोच लाई थी। उसने कहा हमें भी ये पसंद आया तो तुम्हारे लिए ले लिया। कबीर उस ब्रोच को देख खुश था। उसने वो ले लिया। सानवी ने तन्मय के लिए एक स्वेटर बुना था। उसने तन्मय को दिया और बोली, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसे पहन लेना। तन्मय तो खुश था कि सानवी ने उसके लिए कुछ बनाया है। वही आस्था और विवेक सबको देख रहे थे। आस्था, कितने स्वीट हो तुम लोग। जब मुझे अपना सोलमेट मिल जाएगा ना तब मैं उसे अपना गिफ्ट दूंगी। सब लोग आस्था को देखने लगे। राध्या बोली, इसका मतलब तुम भी कुछ लाई हो। आस्था ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, पर मैं उसे अभी नहीं खोलूंगी। जब मुझे भी अपना कहने को कोई मिल जाएगा उस दिन मैं उसे दूंगी। सब लोग आस्था को ब्लेसिंग देने लगे तो वही विवेक के दिल में आग लगी हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या कहने का मतलब है? मेरे अलावा ये किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती है? क्या ये भूल गई कि ये मेरी पत्नी है और इसे किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जिस गिफ्ट पर मेरा हक है उसे ये किसी और को देने का सोच भी कैसे सकती हैं? यही सब सोचकर विवेक गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कंट्रोल कर बैठा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो जानता था कि उसे कैसा फील हो रहा है। आस्था उसे आजकल इग्नोर करती है जबकि पहले वही ये सब चाहता था।
पर समय के साथ साथ आस्था उसे अपने लिए अच्छी लगने लगी है। पर दिमाग से एलिन का धोखा जाता ही नहीं। एपिसोड 60। काफी देर तक सब लोग बात कर रहे थे। राज और मीत भी वापस आ चुके थे। राध्या ने सबको जाने को कहा, पर किसी का भी जाने का मन नहीं था। पर सब लड़कियों ने उन्हें भेज दिया और खुद सोने चली गई। अगली सुबह कॉलेज के लिए तैयार होकर सब कॉलेज पहुंच गए थे। सब लोग कॉलेज अपनी क्लास अटेंड कर कैंटीन में बैठे थे। आस्था विवेक को नहीं देख रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, ओए अस्थमा क्या कर रही है? वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरी कैंटीन के लोग उस तरफ देखने लगे। तो वही आस्था ने अपना सिर पीट लिया और बोली, ये यहाँ कैसे आ गया? आस्था की बात सुन सब आस्था को देखने लगे तो कभी उस लड़के को वो लड़का आस्था के पास आ रहा था। आस्था ने अपनी आंखें बंद करी और भगवान को याद करने लगी। वो लड़का आकर आस्था के कंधे पर हाथ रख बोला, अस्थमा देख मैं तेरे लिए आ गया। आस्था ने बिना पीछे मुड़े कहा, देख मैं कोई बीमारी नहीं हूँ, तू मेरा नाम ठीक से ले वरना तेरे सारे दांत तोड़ूंगी। वो लड़का मुस्कुराकर बोला, तुझे जो करना है कर, मैं तुझे ये से ही बुलाऊंगा। वो लड़का बाजू वाली टेबल से कुर्सी लेकर बैठकर सबसे बोला, हाय एवरीवन, मैं शाहिल हूँ, अस्थमा के बचपन का बड़ी हूँ। शाहिल काफी हंसमुख किस्म का लड़का था। अपने आसपास रहने वाले लोगों को खुश रखना ही उसका काम था। आस्था अपने दांत तंज से दिखाते हुए बोली, तू तो दिल्ली गया था, फिर अपनी शक्ल लेकर यहाँ कैसे आ गया? शाहिल आस्था के कंधों पर हाथ रख बोला, मुझे लगा तुझे मेरी जरूरत है इसलिए मैं आ गया। आस्था अपने कंधों से शाहिल का हाथ हटाते हुए बोली, देख मुझे परेशान मत कर, चुपचाप अपना काम कर। बचपन से तुझे झेल रही हूँ, अब जाकर लगा कि तुझसे पीछा छूटेगा और तू यहाँ भी आ गया। शाहिल एटीट्यूड में बोला, क्यों? कॉलेज तेरे चाचा ने खुलवाई है, जो यहाँ न आऊँ और तू जहाँ भी जाएगी बस मुझे ही पाएगी। और अभी मेरा एक काम कर। वो एक फॉर्म निकालकर आस्था को दिया और बोला, इस फॉर्म को भर दे क्योंकि मुझे इसे जमा करना है। इतना बोलकर शाहिल खड़ा हुआ और बोला, अभी मैं चलता हूँ, तुझसे कल मिलूंगा क्योंकि मैं तेरे ही क्लास में हूँ। शाहिल ने सबको बाय किया तो आस्था बोली, मैं क्यों करूँ, तेरा काम तू खुद कर। देख अस्थमा में अभी जल्दी मैं हूँ और मुझे पता है तू जरूर इसे फील कर देगी क्योंकि बचपन से तूने मेरा काम किया है, तो अभी अपनी ड्यूटी पर वापस लग जा। इतना बोल वो मयूरी को देखा और फिर मीत को देख बोला, तुम दोनों को देख कर लग रहा है मेरी तुम दोनों से अच्छी दोस्ती होगी। शाहिल ने मयूरी से हाथ मिलाया और मीत से। वो दोनों भी खुशी खुशी शाहिल से हाथ मिलाए और फिर लड़कों को देख बोला, डूड गुस्सा मत होना, मुझे पता है ये दोनों तुम लोग में से किसी की गर्लफ्रेंड है, मैं बस फ्रेंडशिप कर रहा हूँ। मेरी गर्ल तो अस्थमा है, मुझे बाकी लड़कियों से कोई मतलब नहीं। इतना बोल वो चला गया। सब लोग आस्था को देखने लगे तो आस्था सबको देख बोली, मुझे ये से मत देखो, वो ऐसा ही है पर वो बुरा नहीं है। ये बोल वो शाहिल के दिए हुए फॉर्म को भरने लगी। सब लोग नॉर्मल बात करने लगे पर विवेक जो इतने गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। जब शाहिल ने ये कहा कि आस्था उसकी गर्ल है तब तो विवेक का पारा हाई हो गया था। उसे शाहिल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो आस्था को शाहिल का दिया हुआ फॉर्म भरता देख उसका पारा हाई हो चुका था। ये लड़की मेरा गुस्सा बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, हर बार ये अपने ऊपर खतरा मोल लेती हैं। विवेक को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल निकाल रहा हो, पर वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो आस्था को प्यार करता है। पर जब जब शाहिल का यूं आस्था के कंधे पर हाथ रखता देखता तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता। यहाँ रुचि जब जब राध्या और आरुष को साथ देखती तो उसे और राध्या से बदला लेने को मन करता। वो वहीं पर बैठी राध्या और आरुष को देख रही थी।
उसके साथ रोरा ईवा भी उसके साथ बैठी उन लोगों को देख रही थी। ईवा बोली, रुचि कुछ करो वरना ये लड़कियां तो शादी भी करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी। रुचि राध्या को घूरते हुए बोली, अब ऐसा चाल चलेगी कि राध्या और आरुष खुद एक दूसरे से नफरत करेंगे, उसके लिए सब्र करो। इन सब में से किसी का भी प्यार अपने मुकाम पर नहीं जाएगा। इन सब को एक दूसरे से अलग ना कर दिया तो मेरा नाम भी रुचि नहीं। यहाँ आस्था ने शाहिल का फॉर्म फिल कर दिया और बोली, तुम सब बैठो, मैं जाकर मेम को ये फॉर्म देकर आती हूँ। इतना बोल वो वहां से चली गई। उसके कुछ देर बाद विवेक बोला, मुझे एक कॉल करना है, तुम सब घर चले जाओ, मैं आस्था को लेकर आ जाऊंगा। सब लोग ने हाँ बोला। विवेक वहां से चला गया। कॉरिडोर से उसे आस्था आती हुई दिखी तो उसे गुस्सा आने लगा। वो शाहिल और आस्था की नज़दीकियां बर्दाश्त से बाहर थी। विवेक को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसका गुस्सा काबू से बाहर था। वो आस्था के पास गया और उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले जाने लगा। इस बीच आस्था ने कई बार विवेक से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर विवेक उसे और मजबूती से पकड़ लेता। विवेक, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पर विवेक उसे ले जाकर कार में धकेल दिया, जिससे आस्था डर गई। विवेक ने कार बंद कर आगे आकर कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। विवेक की स्पीड देख आस्था को बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे में वो लोग, विवेक और बाकी सब ने मिलकर जो घर लिया था वहां चले गए। विवेक ने गाड़ी बंगलों में ले गया। इस बीच न उसका गुस्सा खत्म हुआ और न ही बर्ताव। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर शाहिल और आस्था को साथ देख उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। वो गुस्से में उतरकर कार का दरवाजा खोला और आस्था को गुस्से में लेकर अंदर अपने कमरे में ले जाकर बेड पर पटक दिया। न जाने क्यों पर उसे एलिना का धोखा आस्था में दिख रहा था कि वो भी एलिना जैसा ना करे। आस्था बेड पर पड़ी हुई थी। विवेक ने पीछे से आस्था का गला पकड़ अपने पास लेकर आया और बोला, आखिर क्यों तुम लड़कियां एक लड़कों के साथ लॉयल नहीं रह सकती? कितने लोग चाहिए जो तुम्हें खुश कर सके? विवेक का ये रूप देख आस्था अंदर तक कांप गई, पर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाकर विवेक को धक्का देकर बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर उंगली उठाने वाले? एक बात ध्यान से सुन लो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो मुझ पर हक जमाना बंद करो। विवेक अभी भी आस्था को गुस्से में देख रहा था। क्या मुझे ये बात बताना पड़ेगा कि मेरा तुम पर क्या हक है? तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है। इतना बोल वो आस्था के पास गया। आस्था के बालों को पीछे खींचकर उसकी गर्दन ऊपर अपने होठों को आस्था की गर्दन पर रख दिया। आस्था विवेक को जितना दूर करती वो उतना ही मजबूत से उसे पकड़ लेता। आस्था के छुड़ाने से विवेक को और गुस्सा आने लगा। उसने अपने दांत को आस्था की गर्दन पर जमा दिया, जिससे आस्था की चीख निकल गई। उसने दोनों ओर से बिस्तर को पकड़ लिया, पर दर्द अभी भी हो रहा था। जब तक विवेक ने आस्था की गर्दन से खून ना निकाल दिया वो नहीं हटा। अपने होठों को ऊपर कर आस्था के होठों को टच कर लिया और कुछ ही देर में उसने आस्था को बिस्तर पर धंसा दिया और आस्था के होठों को काट लिया। अब खून आस्था के होठों से भी निकल रहा था। आस्था ने अपने दोनों हाथ से बिस्तर को और कस के पकड़ लिया। आज उसके दिल में भी उतना ही दर्द था। उसने विवेक से जो प्यार का इंतजार मांगा था आज वो खत्म हो गया। आज वो लाचार है, कुछ नहीं बचा। वो बस एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहती थी, पर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। विवेक ने आस्था के कपड़ों को फाड़कर उससे अलग कर दिया। उसकी ब्रा की स्ट्रैप को एक झटके में खोल दिया, जिससे आस्था अब बिल्कुल नग्न सी हालत में थी। विवेक आस्था के पेट पर आ गया और उसके कमर पर किस करते हुए बाइट कर दिया। आस्था ने अब सब कोशिशें बंद कर दी थी।
धीरे धीरे विवेक बहुत आगे बढ़ गया। वो अपना एलिन का शाहिल का सारा गुस्सा आस्था पर निकाल रहा था। आस्था की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 घंटे बाद विवेक आस्था को लेकर सो गया। आस्था के आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे। बेडशीट खून के दाग थे। आस्था यूं रोते हुए 1 घंटे में वो भी से गई। रात को 10 बजे विवेक की नींद खुली तो देखा उसके हाथ आस्था की कमर पर था। आस्था के शरीर में एक सफेद चादर थी। जब विवेक ने उस चादर को उठाकर अंदर देखा तो आस्था के शरीर पर लाल और नीले निशान थे। उसने आस्था को देखा जिसके होठों पर खून सूख चुका था। गर्दन पर भी खून सूख गया था। अब उसे पता चला कि उसने गुस्से में आस्था के साथ क्या किया है। वो खड़ा हुआ और आस्था को चादर से अच्छे से कवर कर बाथरूम में जाकर शावर चालू कर खड़ा हो गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? विवेक को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया था। काफी देर तक विवेक शॉवर के नीचे खड़ा था और वहां से निकलकर उसने कपड़े पहने और आस्था को देखा जो अभी भी सो रही थी। आंखें अभी भी सूज गई थी। आंसू के निशान भी दिख रहे थे। आस्था के सारे कपड़े जो फटकर इधर उधर पड़े थे। विवेक ने एक आह भरी। उसके आंखों में आंसू थे। वो इतना नीचे कैसे गिर गया? गुस्से में भी उसका कोई हक नहीं बनता कि वो एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव करे। उसने फोन उठाया और खाने और कपड़े ऑर्डर कर दिया और बाथरूम में जाकर गर्म पानी का बाथ तैयार किया। बाथरूम में पानी की आवाज से आस्था उठ गई थी। एक बार फिर से उसके सामने वही सब घूमने लगा, जिससे एक बार उसके आंसू फिर बहने लगे। जब विवेक बाहर आया तो आस्था चादर पकड़कर खुद को समेटे रो रही थी। जब आस्था ने विवेक को देखा तो उसने खुद को दूसरी तरफ मोड़ लिया और उसे और रोने का मन कर रहा था, पर उसे पता था विवेक को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विवेक आस्था के पास आकर नर्म आवाज में बोला, कैसी हो तुम? पर आस्था और कुछ नहीं बोला। वो वैसे ही अपना मुंह फेर कर रो रही थी, पर एक आवाज नहीं निकाला। विवेक ने फिर धीरे से कहा, आस्था तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने बाथ रेडी कर दिया। आस्था ने बिना विवेक की ओर देख जैसे चादर को लपेट कर उठने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में किसी ने वार किया हो। वो वापस बेड पर गिर गई। जब विवेक ने उसे ये से देखा तो वो जल्दी से जाकर आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। विवेक को एक बार फिर से इतना करीब देख वो डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू गिरने लगे। विवेक सीधा आस्था को बाथरूम में खड़ा कर उसके चादर को आस्था से हटा दिया। आस्था के शरीर के सारे घाव को विवेक अच्छे से देख पा रहा था। उसने आस्था को उठाकर बाथटब में बैठा दिया और उसके शरीर को अच्छे से साफ करने लगा, पर आस्था अभी भी खामोश सी बैठी थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। विवेक शैम्पू लेकर आस्था के बालों में लगाने लगा और आस्था के सारे घाव को अच्छे से साफ कर दिया। आस्था को अच्छे से नहलाकर विवेक ने आस्था को अपने बाथरोब को पहनाकर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया और आईने के पास बैठा दिया और बाथरोब की डोरी खोलकर उसके घाव पर दवाई लगा दी। अब तक खाना और कपड़े भी आ चुके थे। विवेक ने आस्था के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाकर बाल में कंघी कर दिया। वो आस्था के कपड़े लेकर आया और उसे पहना दिया। आस्था का दर्द थोड़ा कम हो गया था, पर दिल पर जो दर्द था उसका कोई दवाई नहीं था। उसने एक बार भी सर उठाकर विवेक को नहीं देखा। वो चुप होकर बैठी थी जैसे उसके आसपास कोई नहीं हो। विवेक ने आस्था के लिए खाना मंगवाया था और एक प्लेट में निकालकर आस्था के पास बैठ गया और बोला, इसे खा लो। पर आस्था एकटक जमीन को घूर रही थी। उसने उस खाने पर भी ध्यान नहीं दिया। विवेक ने शायद पहली बार आस्था को इतना चुप देखा था, वरना आस्था हर चीज में परफेक्ट थी।
विवेक ने खाने का एक टुकड़ा लिया और आस्था की ओर बढ़ाया तो आस्था मुंह नहीं खोला। विवेक फिर धीरे से बोला, आस्था खाना खा लो। तो आस्था जमीन को घूरते हुए बोली, अगर मैं ये नहीं खाऊंगी तो क्या करोगे? वही जो तुमने आज किया। अगर तुम्हें ये सा लगता है विवेक मित्तल कि तुम अपने पौवा के दम पर सब हासिल कर सकते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मेरा जिस्म मेरी इज्जत मुझसे छीनी है, पर अपने लिए वो सम्मान और इज्जत मेरे दिल में कहाँ से लाओगे जो तुमने खो दी है। और मेरा वादा है तुमसे, इस जन्म में तो मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसके लिए अगर तुम मेरी जान भी लोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगा था वक्त के साथ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, मुझे अपनी वाइफ के तौर पर मान लोगे, पर अब मेरा भी वादा है, इस जन्म में मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसने अपने हाथ से उस कड़े को निकाल दिया जो शादी के वक्त विवेक ने उसे मंगल सूत्र पहनाया था, जो आस्था ने उसे कड़े में बदला लिया था। आस्था ने विवेक को वो कंगन वापस कर बोली, ये वही है जो तुमने शादी के वक्त मुझे पहनाया था। मैंने तुम्हें तभी अपना सब कुछ मान लिया था, पर अब ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। विवेक कभी उकड़े को देखता जो आस्था शादी के 2 दिन बाद से पहनती थी, और कभी नहीं उतारा था। विवेक कभी उस कड़े को देखता तो कभी आस्था को। क्या आस्था ने सब कुछ एक्सपेक्ट किया था? मुझे भी, पर अब सब खोता हुआ दिख रहा था। आस्था खड़ी हुई और अपने धीरे धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। विवेक को होश तब आया जब उसने महसूस किया कि आस्था यहाँ नहीं है। वो खड़ा हुआ और पूरे घर में देखा तो आस्था उसे कहीं नहीं मिली। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।